बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खुशगवार, मज़ेदार और अच्छा बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर आए हैं कि आज का जो हमारा पहला टॉपिक है नहायत इंटरेस्टिंग है, जिसमें कायदाना सलाहियतों के हवाले से हम बात करेंगे, यानी कि लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या होती हैं और नौजवानों के लिए कितनी ज़रूरी है कि उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हों। अब ये लीडरशिप क्वालिटीज़ की अहमियत क्या है, सबसे पहले तो हम इसके हवाले से जानेंगे। इन क्वालिटीज़ को जो है आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन सी क्वालिटीज़ जिनको लीडरशिप क्वालिटीज़ कहा जाता है वो हम नौजवानों के अंदर, अपने बच्चों के अंदर इनकलकेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर कमी देखने में आ रही है तो उसकी रीज़न्स क्या हैं, वजूहात क्या हैं, क्या असबाब हैं, उनको जो है वो ट्रिगर आउट करेंगे कि किस तरह से इन रीज़न्स पर काम किया जा सकता है। जब तक हमें रीज़न्स मालूम नहीं होंगी कि क्यों हमारे बच्चों में, हमारे नौजवानों में कायदाना सलाहियतें मौजूद नहीं हैं या कमी देखने में आ रही है, ये लीडरशिप क्वालिटीज़ क्यों कम होती चली जा रही हैं, इसके हवाले से जी हम जानेंगे कि इसके रीज़न्स क्या हैं, उनको फाइंड आउट करेंगे। जब वो रीज़न्स हम ट्रिगर आउट करेंगे तो फिर हमेशा की तरह सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे कि सॉल्यूशंस क्या हैं, किस तरह से बच्चों के अंदर, नौजवानों के अंदर, अपने स्टूडेंट्स के अंदर हम कायदाना सलाहियतों को इनकलकेट कर सकते हैं, उनके अंदर ट्रांसमिट कर सकते हैं, उनके अंदर हमने जो है उनकी तरबियत में शामिल कर सकते हैं। तो इसमें जो है वालिदैन का क्या किरदार है, सबसे पहले तो उसको हाईलाइट किया जाएगा एंड देन फिर जब सॉल्यूशंस डिस्कस हो रहे होंगे तो टीचर्स के रोल को हम ज़रूर जो है वो हाईलाइट करेंगे कि टीचर्स किस तरह से बच्चों को गाइड कर सकते हैं कि वो अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ को रखें या शामिल करें अपनी तरबियत में। इसके साथ साथ जी जहाँ टीचर्स और वालिदैन की बात होगी तो ओवरऑल सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में भी हम बात करेंगे कि मुआशरा किस तरह से जो है वो एक लीडर को बनाता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ को इन्हेंस करता है, प्रमोट करता है एक बच्चे के अंदर, एक नौजवान के अंदर, और फिर किस तरह से मोटिवेट किया जा सकता है नौजवानों को कि उनके अंदर अगर ये क्वालिटीज़ मौजूद हैं तो वो इसको नरिश करें और पॉलिश करें। बहुत सारी चीज़ें जो कि आज हम लीडरशिप क्वालिटीज़ के हवाले से डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो आपको बताएं, जो आज का दूसरा टॉपिक होगा वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम निसाब को डिस्कस करेंगे, यानी कि हमारे बच्चों के करिकुलम को हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि तहकीक पर मबनी निसाब की क्यों ज़रूरत है। रिसर्च के टॉपिक को हम हाईलाइट करने जा रहे हैं, रिसर्च को डिस्कस करने जा रहे हैं कि रिसर्च का जो एलिमेंट है वो हमारे बच्चों की स्टडीज़ में कैसे आ सकता है, और ना सिर्फ स्टडीज़ में बल्कि उनके करिकुलम में, उनके निसाब में, उनके सिलेबस में किस तरह से आ सकता है। इसको किस तरह से जो है वो इस इम्पोर्टेंस को टीचर्स उजागर कर सकते हैं, पेरेंट्स डिमांड कर सकते हैं, बच्चे ख़ुद जो स्टूडेंट्स हैं वो इस हवाले से किस तरह से काम कर सकते हैं, किस तरह से इस इम्पोर्टेंस को वाज़े कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत और अहमियत पर भी हम रोशनी डालेंगे कि तहकीक क्या है और तहकीक पर मबनी निसाब की अहमियत फिर क्या होती है। इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे उनसे कोई सजेशन लेना चाहें तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं पार्टिसिपेट करना चाहें तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, लाइव कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद है और जी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जिनका तारुफ कराएंगे और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रही हैं प्रोफेसर उज़्मा ज़ैदी साहिबा, माहिर तालीम हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया उज़्मा आपके आने का। उज़्मा के साथ आज की जो दूसरी मेहमान है वो भी एजुकेशनिस्ट हैं, नौशीन पराचा हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है नौशीन, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। नौशीन के साथ आज के जो तीसरे मेहमान हैं, आप सब उनको जानते हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आते रहते हैं, उनका भी एजुकेशन सेक्टर से ताल्लुक़ है। प्रोफेसर जाफ़र एहसान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जाफ़र साहब, खैरियत से हैं? आप सबको वेलकम करते हैं, साथ ही गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले मैं उस्मा से बात करना चाहूँगी और उस्मा से जानना चाहूँगी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं जिनको आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये क्वालिटीज़ क्या हैं और ये क्यों ज़रूरी हैं? देखिए, लीडरशिप की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैं ये आपसे कहूँगी कि लीडरशिप जो है वो एक इन्फ्लुएंस है, वो अथॉरिटी नहीं है। आपने अपना असर जो है वो अपनी आने वाली नस्ल पे छोड़ना है, क्योंकि हमने लीडर्स पैदा करने हैं। लीडर्स इनबॉर्न लीडर्स होते हैं, इस चीज़ से मैं मानती हूँ, मुत्तफ़िक़ हूँ कि इनबॉर्न लीडर्स होते हैं, लेकिन इनबॉर्न लीडर्स की तादाद माशरे में, सोसाइटी में बहुत कम होती है। जब आपने अपनी सोसाइटी को आगे प्रोग्रेसिव मोड में लेके आना होता है तो फिर हमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है जो कि इस काफ़िले को लेके चलें। वो एक इकबाल का शेर मुझे याद आ गया, उनका बड़ा खूबसूरत शेर है
کہ نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. کیا بات ہے، واہ. تو جب ہم نے میر کارواں چننا ہے تو بہت سی کوالٹیز جو ہیں وہ اس کے اندر ہونی چاہیے. اور وہ کوالٹی میں سب سے بڑی چیز آپ کی اگر ہم دیکھیں تو آنیسٹی آ جاتی ہے. گیٹ انسپائرڈ، کہ آپ کس طرح سے لوگوں کو انسپائر کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کی آ جاتی ہے کہ پازیٹیونیس آپ کے اندر کتنی ہے. صحیح. جب لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ اپنے جو ارد گرد کے لوگ ہیں، جو ارد گرد کا اس کا معاشرہ ہے، اس میں سے وہ پازیٹیونیس لے کے آگے چلتا ہے اور نیگیٹیوٹی کو وہ دور کرتا ہے. ہمارا المیہ اگر ہم اپنی بات کریں، ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم نے میں کے سرکل میں ہم نے گھومنا شروع کر دیا ہے. ہم کے کینوس سے باہر نکل آئے ہیں. صحیح. جب ہم میں سے ہم میں آئیں گے تو پھر ہم لیڈرشپ کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ دیکھیں لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ میں کی نہیں سوچتا، وہ ہم کی بات کرتا ہے. بالکل، یہ بڑی اچھا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے. اس پر ان ڈیٹیل ہم گفتگو کریں گے. نوشین، آپ کیا کہنا چاہیں گی آج کے ٹاپک کے حوالے سے، کتنی امپورٹنس کے حامل ہیں یہ لیڈرشپ کوالٹیز؟ بالکل آئی ایگری ٹو، تھینک یو ویری مچ. پہلے تو آئی ایگری ٹو میم، پہلی تو یہ بات میں کروں گی. ہم لوگ واقعی آج کل میں کے ہی انفلوئنس میں ہوتے ہیں، لیکن لیڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایز این ایجوکیشنسٹ اور ایز این پرنسپل آف مائی اسکول، سو وٹ ایور آئی ڈو، جو کچھ میں کرتی ہوں میں یہی کوشش کرتی ہوں کہ میرے سے انفلوئنس ہو کے ٹیچرز بھی یہی کریں گے. تو میں پہلا اسٹیپ ہی اٹھا لیتی ہوں. میں یہ نہیں سوچتی کہ یہ کام چھوٹا ہے یا بڑا ہے. یہ میں اس لیے یہاں پہ مینشن کر رہی ہوں کیونکہ لیڈر ہوتا ہی یہی ہے کہ آپ جب کوئی بھی کام آپ کسی میں انکلکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ اس کو کریں تاکہ دوسرے آپ سے انسپائر بھی ہوں. اسی طرح بچوں میں ہم جب فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ کون سا ویک بچہ ہے، ہم اسی پہ رسپانسبلٹی ڈال دیتے ہیں کہ آپ پہلے یہ کام کرو، آپ یہ سیٹ کر دو، آپ ہمیں یہ چیز کر دو. اور بڑے پیار سے جب اس پہ رسپانسبلٹی ڈالتے ہیں تو اس میں آٹومیٹیکلی یہ چیز ڈیولپ ہونی شروع ہو جاتی ہے. اسی کے انفلوئنس میں اور بچے فوراً اٹیک، میم میں بھی کروں، تو اس میں یہ چیز دیکھا گیا بچوں کو مانیٹر بنا دیا جاتا ہے تو پھر باقی بچوں میں بھی یہ ارج ڈیولپ ہوتی ہے. ٹو گیو دیم رسپانسبلٹی. اگر آپ ان کو جیسے ایک کبٹ ارینج کرنے کا دے دیں کہ اپنی نوٹ بکس کو آپ نے کیسے ارینج کرنا ہے، تو ہمیں جو سب سے نوٹی بچہ اور سب سے ویک بچہ ہوتا ہے ہم اسے رسپانسبلٹی دے دیتے ہیں، تو اس میں آٹومیٹیکلی ان انٹینشنلی وہ چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے. صحیح. لیکن بعض بچوں کے اندر یہ کوالٹیز ڈیولپ نہیں ہو پاتی، اس کی کیا ریزنز ہیں وہ بھی ہم جانیں گے. جعفر صاحب، آپ کا کیا کہنا ہے، لیڈرشپ کوالٹیز بیسیکلی ہیں کیا؟ تھینک یو ویری مچ جی. ونس اگین جی بڑا ایک امپورٹنٹ ٹاپک آپ لوگوں نے آج چوز کیا ہے. اور لیڈرشپ جو ہے ہمارا جو اس کو دیکھنے کا طریقہ ہے وہ بڑا نیرو ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ اس کو موسٹلی جب ڈسکس کرتے ہیں تو ہم اس کو بڑا ایک پولیٹیکل سینس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کو اس طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ لیڈرشپ جو ہے، جس طرح دونوں پارٹیسپینٹس نے بھی اس میں بات کی، کہ یہ رائٹ فرام دا اسٹارٹ جو ہے وہ ہمیں بچوں میں ایک اس کا سمجھ لیں ٹیمپرمنٹ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور جہاں تک اس کی امپورٹنس کی بات ہے، آئی تھنک کہ لیڈرشپ ایک ایسی چیز ہے کہ اب ہم جس زمانے کے اندر ہماری نئی جنریشن آگے بڑھ رہی ہے اور جو چیلنجز درپیش ہیں اس میں ایوری بڈی نیڈس ٹو پلے دیئر پارٹ. ٹھیک ہے، ٹو بیکم لیڈرز، ٹو گائیڈ ادرس. اور جب تک یہ نہیں ہوگا تو ہم ایک معاشرے کے اندر اس طریقے سے ترقی نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے. تو اس میں بہت سارے ایلیمنٹس آ جاتے ہیں جو آئی ایم شیور کہ ہم لیٹر آن پروگرام میں ڈسکس کریں گے. لیکن جہاں تک اس کی امپورٹنس کا تعلق ہے وہ آئی تھنک کہ ناؤ مور دین ایور، ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا چیز بہت امپورٹنٹ ہے ٹو ریئلائز کہ ہم نے بچوں میں اس اسکل کو ڈیولپ کرنا ہے، ان کو انکریج کرنا ہے، ان کو اپرچونٹی پرووائڈ کرنی ہے سو دیٹ دے کین گرو اینڈ دے کین ڈیولپ دیئر اسکلز اینڈ دے کین بیکم پازیٹیو سٹیزنز آف دا سوسائٹی. بالکل ایسے ہی. جعفر صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہر بچے کے اندر یہ کوالٹیز موجود ہوتی ہیں؟ دیکھیے یہ ایک بڑی ڈبیٹ ہے. ابھی جس طرح میم عظمیٰ نے بات کی کہ جی سم پیپل آر بورن لیڈرز، اور تو یہ ہمیشہ سے یہ ڈبیٹ چلتی آ رہی ہے کہ جی یہ تو جی پیدائشی لیڈر ہے یا یہ تو ہے ہی نہیں لیڈر. ٹھیک ہے، میرا اس سے پوائنٹ آف ویو بڑا تھوڑا سا ڈفرینٹ بھی ہے. دا تھنگ از کہ کوئی بھی انسان ہے اس کے اندر کچھ اسکل سیٹس ہوتے ہیں جو کہ پیدائشی طور پہ ہی از اسٹرانگ ان دوز اسکلز. ٹھیک ہے، کچھ ایسے اسکلز ہوتے ہیں جس میں وہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو رائٹ اوے ڈسکارڈ کر دیں اور ہم اس کو کہہ دیں کہ بھئی یہ تو جو ہے نا ایک اچھا لیڈر نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے، بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ایز ٹیچرز یا ایز پیرنٹس، ٹھیک ہے،
وی نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی دوز اسکلز ان دیٹ پرسن, ٹھیک ہے, اور ہمیں اس کو انکریج کرنا چاہیے کہ جہاں پہ اس کی ویکنیسز ہیں اس کو وہ کس طرح سے دور کر سکتا ہے. صحیح. تو لیڈرشپ ایک ایسی چیز ہے کہ ہر کسی کو اپنی زندگی میں وہ لیڈرشپ اسکلز ڈیمونسٹریٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. بالکل. اٹس ناٹ کہ بھائی جو ہے نا کسی کو لیڈر بننا پڑے گا, کسی کو نہیں بننا پڑے گا. آپ کا لیول آف لیڈرشپ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, لیکن دیر از نو ڈاؤٹ کہ آپ کو کہیں نہ کہیں پہ وہ لیڈرشپ اسکلز ڈیمونسٹریٹ کرنے پڑیں گے. بالکل کرنے پڑیں گے. بڑی اچھی بات جعفر صاحب نے کی کہ لیڈرشپ کوالٹیز جو ہیں وہ ویری بھی کر سکتی ہیں, اور ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے والے انسان پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آیا وہ یہ کوالٹیز جج کر بھی رہا ہے یا نہیں. تو عظمیٰ آپ اس میں کیا کہنا چاہیں گی, جج کرنا کتنا آسان ہے یا کتنا مشکل ہے؟ ہما بینگ ایجوکیشنلسٹ, اب میں کالج میں پڑھاتی ہوں تو ہمارے پاس مختلف تنظیمیں ہوتی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, تنظیموں سے میری مراد سوسائٹیز ہوتی ہیں, اردو ادب کی سوسائٹی ہے, لٹریچر کی سوسائٹی ہے, گرین پاکستان سوسائٹی ہے, اچھا آپ کے سپورٹس کی سوسائٹی ہے. اب بات آتی ہے لیڈرشپ کی, وہی والی سر کی بات میں آگے کنٹینیو کروں گی کہ لیڈرز جو ہوتے ہیں کسی ایک پرسپیکٹیو میں نہیں ہوتے. اب ایک بچہ ہے وہ شرارتی ہے تو وہ ظاہر ہے وہ لٹریچر سوسائٹی کا ممبر نہیں بن سکتا, اس کو ہم سپورٹس میں ڈال دیں گے. تو آپ کے معاشرے کا ہر رکن جو ہے وہ فعال ہے. ہمارا کام, مطلب بینگ ایجوکیشنلسٹ, ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کو صحیح راستے پہ لے کر آئیں. راستہ دکھانا ہمارا کام ہے, چلنا اس پہ اس کا کام ہے, گائیڈنس ہماری ہونی چاہیے, کیونکہ ہم بڑے ہیں. میں پھر یہی بات کرتی ہوں, ہم اس نہج پہ آ گئے ہیں کہ ہم نے اب جنریشن تیار کرنی ہے. ہم نے ایک ایک چیز پہ, ایک ایک اس کی موو کے اوپر جو ہے وہ دھیان دینا ہے. بات ہم جب کرتے ہیں کہ بچوں کی, تو اب دیکھیں لیڈر جو ہوتا ہے وہ استاد بھی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, سارے استاد لیڈر نہیں ہوتے, لیکن کچھ استاد جو ہوتے ہیں وہ لیڈر ہوتے ہیں. کس طرح سے, اب میں آئی ہوں کلاس میں نے لیکچر دیا, میں چلی گئی, آئی ہیو نو کنسرن ود دا اسٹوڈنٹ کہ انہوں نے کیا گین کیا, کیا نہیں کیا. لیکن اگر میرے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہوں گی تو میں اس جو آپ ایک کہتے ہیں موب ہے, اس کو ایک جو ہجوم ہے, اس کو میں ایک قوم کی صورت میں لا کے ایک اس میں لیڈرشپ کوالٹیز کو انکلکیٹ کر کے ان کو آگے لے کے آؤں گی. ان کا میں آخری وقت تک ساتھ دوں گی کہ یہ بچہ کہاں 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 تک جا رہا ہے. بالکل, اور اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کوالٹیز جج نہیں کی جا سکتی بلکہ ٹریگر آؤٹ یا آئیڈینٹیفائی کی جا سکتی. بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ نے اس بچے کو, دیکھیں بات وہی آتی ہے کہ سر والی بات کہ ہم جو سب سے شرارتی بچہ ہوتا ہے, بھی نوشید نے کہا, ہم اس کو رسپانسبلٹیز دے دیتے ہیں. شرارتی ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, یا آپ کا پڑھائی میں پیچھے ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. پڑھائی ٹھیک ہے, ایک آپ کا بیسک چیز ہے, آپ نے اس پہ فوکس کرنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کچھ ہم نصابی سرگرمیاں بھی ہوتی ہیں. یہی دو چیزیں مل کے کامیاب انسان کو تخلیق کرتی ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے صرف فوکس کر دیتے ہیں پڑھائی کے اوپر. پڑھائی میں اچھا ہے تو یہ بچہ اچھا ہے. آپ یہ دیکھیں وہاں پہ بھی فوکس یہ ہے کہ ڈگری ہولڈر بن جائے, پوزیشن ہولڈر بن جائے, اتنے پرسنٹ مارکس آئیں تو ٹھیک ہے, ادروائز نہیں. نمبر گیم میں ہم لوگ پھنس گئے ہیں نا. ہم نے جو کوالٹیز ہیں بچے کی, جو ہمارے پاس ایک ایسٹ ہمارے پاس ہمارے ہاتھوں میں دیا گیا ہے, ہم ان کوالٹیز کو جسٹ نمبر سے جو ہے وہ جج کرتے ہیں. یہ کہاں سے سوچ ڈیولپ ہوئی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے بینگ این ایجوکیشنسٹ کس طرح سے یہ سوچ والدین کے اندر آئی یا ٹیچرز کے اندر آئی, یا بچوں کے خود اندر یہ کس طرح سے پیدا ہوئی ہے؟ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں جو اب ہمارے اب کی انٹری ٹیسٹ آج کل ہو رہے ہیں, ہر ایک موقع تھا آج سے 20 سال 30 سال پہلے, ہر ماں کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ اس کا بیٹا یا بیٹی جیسے ہی پیدا ہوا وہ ڈاکٹر بن جائے یا انجینئر بن جائے. تو ہم نے تھوڑا, یعنی یہ شاید ہمارا ایک المیہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو وائٹ کالرز جاب ہیں یہی ہمیں معاشرے میں اعلیٰ مقام دلا سکتی ہیں. ہم اس کے پیچھے رہ گئے ہیں کہ ہم نے اعلیٰ انسان کیسے بننا ہے. ہم پہلے جو ہے نا وہ اعلیٰ کیا کہتے ہیں افسر بننے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں. تو اگر ہم لیڈرشپ کی بات کریں, ہمارے پاس تو سب سے بڑا جو کہتے ہیں کہ وہ ہے مثال ہے, وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ وہ جو کچھ بھی کہتے تھے وہ پہلے کر کے دکھاتے تھے. بے شک بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے. ناظرین, ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں اسی خوبصورت موضوع پر ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں.
जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। नौजवानों में कायदाना सलाहियतों की कमी, इसके असबाब क्या हैं, इसके रीज़न्स क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं और फिर इसके सॉल्यूशंस भी हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने जो है डिस्कशन की कि लीडरशिप क्वालिटीज़ बेसिकली होती क्या हैं, नौजवानों के अंदर इनकी होना कितना ज़रूरी है और ये लीडरशिप क्वालिटीज़ किस तरह से नौजवानों के अंदर इनकलकेट की जा सकती हैं, इसके ऊपर भी हम जो है वो ज़रूर डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ जानेंगे कि हमें क्यों आजकल मौजूदा दौर में नौजवानों के अंदर ये क्वालिटीज़ कम होती दिखाई दे रही हैं। क्या नौजवान विजनरी नहीं रहे हैं या वो अपना विजन नहीं समझ पा रहे, वो नहीं समझ पा रहे उनको क्या करना है, उनकी ज़िंदगी का मकसद बेसिकली क्या है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। ब्रेक पे जाने से कबल हम इसी हवाले से बात कर रहे थे और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कुछ रीज़न्स जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये लीडरशिप क्वालिटीज़ हमें नज़र नहीं आ रही अपने मौजूदा दौर के नौजवानों के अंदर, अपने बच्चों के अंदर। वजूहात क्या है इसकी, क्या वालिदैन उनको बता नहीं पा रहे, समझा नहीं पा रहे, या उनकी तरबियत में ये तमाम तर चीज़ें ट्रांसमिट नहीं कर पा रहे हैं जो कि उनके लिए ज़रूरी हैं, उनको बीइंग अ लीडर बनाने के लिए ज़रूरी हैं। या फिर अगर वालिदैन पूरे कर रहे हैं तो टीचर्स की जानिब से कमी दिखाई दे रही है। देखते हैं नौशीन इस हवाले से हमें क्या गाइड करेंगी, क्या बताएंगी हमें क्यों जो है ये नज़र आ रहा है कि नौजवानों के अंदर ये क्वालिटीज़ अब बहुत तेज़ी से प्रमोट नहीं हो रही, इन्हांस नहीं हो रही। नौशीन, क्या रीज़न्स हैं आपकी नज़र में? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हमारा जो आजकल का दौर है वो बहुत जल्दी में है। हर चीज़ हमें जल्दी चाहिए। सही। अगर टीचर टीच कर रही है तो उसको भी जल्दी जल्दी करना है। अगर पेरेंट्स हैं तो उनके पास तो टाइम ही नहीं है बच्चों के लिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनके पास बहुत कम टाइम होता है कि वो बच्चे को दें। सही। ठीक है, तो हर चीज़ जो जल्दी में है तो दे आर नॉट अ गुड लिसनर। सो द बच्चा क्या देख रहा है कि टीचर मेरी मुझे सुन नहीं रही, मेरी मदर मुझे सुन नहीं रही, तो वो ही इज़ नॉट अ गुड लिसनर। सो बीइंग अ लीडर सबसे पहली क्वालिटी जो आप में होनी चाहिए कि आपको एक गुड लिसनर होना चाहिए। आप पहले दूसरे को आराम से सुने, उसके बाद उसका सोल्यूशन या उसका जवाब या जो भी आपने देना है। सही। लेकिन पहले तो ये क्वालिटी लैक कर रही है जो कि हर किसी में लैक कर रही है, क्योंकि हम सब इसमें अटक गए हैं कि हमें हर चीज़ जल्दी करनी है, काम का बर्डन ज़्यादा हो गया। अगर देखा जाए तो यूथ के हवाले से पाकिस्तान 3rd कंट्री है वर्ल्ड में जिसकी 64% यूथ है, यानी कि मैक्सिमम यूथ है। उसके बाद बाकी आते हैं, लेकिन उसके बावजूद सबसे इग्नोर जो हो रही है वो हमारी यूथ ही हो रही है। तो फिर इनमें सिर्फ इस चीज़ की कमी क्यों आ रही है? क्यों हम शुरू से ही इस चीज़ पे एम्फसाइज नहीं करते कि बच्चों में ये चीज़ डेवलप की जाए? बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, अगर आप उनको आराम से सुने, ये पहला पॉइंट है। इसके अलावा हम ये नंबर गेम से निकल जाएं। ऑलवेज आप अपने बच्चे को कहें कि जी डू योर बेस्ट, ठीक, बाकी छोड़ दें। आपने अपना बेस्ट दे दिया, ज़रूरी नहीं है पास होना, फेल होना या कुछ भी। ठीक, हम क्यों उनको एक खास डेडलाइन दे देते हैं कि आपने इधर ही आना है, वरना नीचे आए तो एक्सेप्टेबल नहीं है। सही। वो चीज़ अगर जब आप उसे फ्री हैंड दे देंगे तो वो उस लाइन को भी शायद क्रॉस कर जाए। तो कोशिश ये करें कि बच्चों को उनकी सेल्फ डेवलपमेंट करें, रादर देन आप उनको एक डेडलाइन दे दें कि आपने इसको टच करना है, तो वो एक टारगेट को शायद। लेकिन हर जो है वो पेरेंट यही कहता हुआ नजर आता है कि मुझे अपना बच्चा पोजीशन होल्डर बनाना है, मुझे चाहिए कि मेरा बच्चा जो है 1st, 2nd, 3rd में आए। और इसी को जो है वो टीचर्स पे भी बर्डनाइज किया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है टीचर्स को कि बच्चा ठीक नहीं पढ़ा, ना वो 1st आ रहा है, ना 2nd आ रहा है, 3rd आ रहा है, उसके तो 90% मार्क्स नहीं आ रहे। तो फिर स्कूल की जानिब से, टीचर्स की जानिब से क्या जवाब दिया जाता है? हम बाकायदा पेरेंट्स को काउंसिल करते हैं, हम उन बच्चों की वीकनेसेस को हाईलाइट करते हैं। और अब ये अवेयरनेस आ गई है कि जब भी किसी स्कूल के प्रिंसिपल के पास बच्चे पेरेंट ये लेकर आते हैं कि मेरा बच्चा 90% या इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं ले सकता, तो बाकायदगी से उनको काउंसिल किया जाता है और काउंसलिंग सेशन दिए जाते हैं। ये भी नहीं है, और हर समवेयर आई हैव सीन कि कुछ जगहों पे आप वीकली भी बेसिस पे आप इन्फॉर्म करते हैं, जी इस वीक में आपके बच्चे की इतनी प्रोग्रेस है, इस वीक में आपके बच्चे की इतनी प्रोग्रेस है। तो ये चीज़ अब हो रही है हर स्कूल में, और पेरेंट्स को भी एजुकेट किया जा रहा है, क्योंकि पेरेंट्स की एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है इस मामले में। तो पेरेंट्स को भी एजुकेट किया जा रहा है कि प्लीज़ आप बर्डनाइज ना करें, प्रेशराइज ना करें। जब आप प्रेशराइज करेंगे तो वो चीज़ जो वो करना भी चाहता है शायद वो नहीं कर पाएगा, और अल्टीमेटली हमारे बच्चों का ही नुकसान होगा। जाफर साहब, जब लीडरशिप क्वालिटीज़ की हम बात कर रहे हैं तो एक लीडर विजन डेवलप करता है, वो विजनरी होता है, वो फोर्सी करता है आने वाले हालात को। क्या हमारे नौजवानों के अंदर ये 2 क्वालिटीज़ मौजूद हैं?
देखिए पहले सबसे मैं थोड़ा सा जो पहले बात हो रही थी इसमें ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है रियलाइज़ करने की कि जो आपकी एकेडमिक्स है, ठीक है, दैट इज़ पार्ट ऑफ योर ओवरऑल पर्सनालिटी, ठीक है। हमारा अनफॉर्चुनेटली ये हो गया कि हमने एकेडमिक्स को पूरी पर्सनालिटी बना दी है, ठीक है, और इस वजह से हम फिर किसी भी बच्चे को या स्टूडेंट को हम ओवरऑल जज ही उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पे करते हैं, ठीक है। तो एकेडमिक्स जो है स्मॉल पार्ट ऑफ द ओवरऑल पर्सनालिटी ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है रियलाइज़ करने के लिए पेरेंट्स के लिए भी कि वो होलिस्टिकली जो है किसी भी बच्चे की जो है ना पर्सनालिटी को देखें। ठीक। दूसरा जो आपने विजन के हवाले से बात की, उसमें मैं एक पर्सनली अपने तौर पे ये कहूँगा कि मेरी जनरेशन एक ऐसी जनरेशन है जिसने जो हमारा डिजिटल एज का जो डॉन है उसको देखा फ्रॉम द स्टार्ट। जब शुरू में जो है वो डायल अप इंटरनेट इंट्रोड्यूस हुआ था पाकिस्तान में, हम लोग उस जनरेशन के लोग हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और अब हम उन स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं जिनके पास जो है ना 4G टेलीफोन के ऊपर जो है ना वो चीज़ अवेलेबल है, बिल्कुल ऐसे। अब जो आपने बात की कि जी ये प्रॉब्लम कहाँ पे है या विजन किस तरह से डेवलप होगा, वो मैं फील ये करता हूँ कि जो हमारे से जो एक जनरेशन ऊपर के लोग हैं जो कि अभी ज़्यादा अच्छी पोजीशंस में हैं या लीडरशिप का जिनको एक बड़े उनके पास ओहदे हैं या जो भी आप कह रहे हैं, उनका असल में ना एक जनरेशनल गैप जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया फ्रॉम द पीपल जो कि आज जिनको हमने डेवलप करना है, ठीक है, और जो लोग डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनका गैप असल में बहुत ज़्यादा हो गया। तो आजकल की जो जनरेशन है ना उनका एक चीज़ों को देखने का टोटली पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, ठीक है। अब जो उनकी डेवलपमेंट है वो आप इस तरीके से सोचें कि उन्होंने आज उनके पास वो इन्फॉर्मेशन का एक्सेस है, ठीक है, जो कि समझ लें कि अगर कोई 10 साल भी कोई किताबें पढ़ता रहे तो शायद उसके पास भी वो ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हम उनको उस पर्सपेक्टिव से देखें। आजकल की जो यंग जनरेशन है या जो अभी नौजवान हैं, उनको हमें बिल्कुल जो है इग्नोरेंट नहीं समझना चाहिए, उनको हमें बिल्कुल नाइव नहीं समझना चाहिए, ठीक है। हमें उसी पर्सपेक्टिव से उनको देखना चाहिए कि देव गॉट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, उनका एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है। अब इस स्टेप से हमने उनको आगे लेके जाना है, ठीक है। तो अक्सर होता ये है कि जो सीनियर पोजीशंस में लोग होते हैं वो ये ड्यू जो उनका समझने क्रेडिट है आजकल की नौजवान नस्ल का, वो उनको देना नहीं चाहते। वो समझते हैं कि यार इनको पहले जो है ना ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, जब ये कर लेंगे फिर हम इनको गाइड करेंगे, ठीक है। तो पहले सबसे ये है कि ये एडवांटेज है फॉर आवर यंग जनरेशन ये रियलाइज़ करने की कि दे आर ऑलरेडी अहेड, मतलब एज कम्पेयर टू कि मतलब मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं जब 20 साल का था तो मेरे पास वो रिसोर्सेज शायद नहीं थी जो आजकल के 20 साल के लड़के के पास हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो हमें उस स्टेप से उसको आगे लेके जाना। तो जब हम ये चीज़ डेवलप करेंगे और ये चीज़ सोचेंगे तो आई एम श्योर कि उससे जो तरीक़ाकार हैं वो भी बेहतर तरीके से। जाफर साहब अभी थोड़ी देर पहले नौशीन ये कह रही थी कि आज की यूथ की अगर बात की जाए तो वो जल्दबाज हैं, तो आपको लगता है कि शायद ये जल्दबाजी ही है जो उनके अंदर की क्वालिटीज़ को इन्हांस नहीं कर पा रही, या बच्चे खुद नहीं जानते कि हमारे अंदर कौन सी क्वालिटीज़ हैं, इनको हमने कौन से राइट ट्रैक पे लेकर जाना है? देखिए अब ये लीडरशिप डेवलपमेंट का जो है ये एक समझने के बड़ा कॉम्प्रहेंसिव मौजूद है, ठीक है। अब उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जैसा नौशीन भी बता रही थी कि एक तो जो है वो ऑनेस्टी और दी एबिलिटी टू लिसन, ठीक है, दीज आर इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़। लेकिन जब हम लीडरशिप डेवलपमेंट की बात करते हैं और स्पेशली यंगर जनरेशन में बात करते हैं तो सबसे पहले हमें उनकी सेल्फ अवेयरनेस को जो है ना बेहतर करने की ज़रूरत है, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस के लिए आप सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेस करवाते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने पहले ये कहा कि एकेडमिक्स इज़ अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द ओवरऑल पर्सनालिटी, ठीक है। तो जब आप सेल्फ अवेयरनेस की वो एक्सरसाइज करवाते हैं स्टूडेंट को तो उसको ये पता चलता है कि ठीक है मेरा अगर हिसाब कमज़ोर है तो अंग्रेज़ी शायद मेरी अच्छी है, ठीक है। अगर मेरी अंग्रेज़ी अच्छी है तो हो सकता है कि मैं लिटरेचर की साइड पे एक्सेल कर सकता हूँ। तो असल में जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है तो उसको अपनी एबिलिटीज़ के बारे में मुकम्मल तौर पर पता नहीं होता, ठीक है। जब हम ये एक्सरसाइज उससे करवाते हैं और उसको सेल्फ अवेयर होने में मदद देते हैं तो उसको ये पता चलता है कि मैं किन चीज़ों के अंदर एक्सेल करता हूँ और उन स्किल्स को मैं जो है ना एज अ लीडर आगे लेके चल सकता हूँ। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। तो जल्दबाजी तो ओवरऑल खैर हमारी सोसाइटी में एक वो चीज़ है, लेकिन मैं उसके लिए जो है ना अपनी यंगर जनरेशन को ब्लेम नहीं करूँगा, ठीक है।
बिकॉज दैट इज़ एन ओवरऑल टेंडेंसी इन दी एनवायरनमेंट जो कि है, जिसको हमें ओवरऑल हमें चेक करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, किस तरह से चेक किया जा सकता है इस पर भी हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। उस्मा, जैसे हम बात करें कि क्यों हमें कमी दिखाई दे रही है बच्चों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ की, तो शायद उसकी एक रीज़न मिजाज है, जिसके हवाले से थोड़ी सी आपने बात की थी और मैंने कहा था इन डिटेल हम आपसे ही डिस्कस करेंगे कि मिजाज में हम बच्चों के वो रवैये, वो तमाम तर चीज़ें, वो तमाम तर क्वालिटीज़ इनकलकेट नहीं कर पा रहे। हम बच्चों को शुरू से ही जो है वो मैं सिखा रहे हैं, ये तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा, इसको शेयर नहीं करना, पब्लिक डीलिंग के हवाले से हम बच्चों को नहीं बताते। और वही बच्चा यूथ में आके जब उसको कोई टीम वर्क करना पड़ता है, जब उसको साथ मिलके कोई चीज़ मैनेज करनी पड़ती है, तो वहाँ उसे मुश्किलात का सामना होता है। इसी तरह हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे नौजवान जो कि पब्लिक डीलिंग सेक्टर में आ जाते हैं और उन्हें दूसरों से बात करने का तरीका नहीं, वहाँ बहुत मेस क्रिएट किया जाता है। तो कितना ज़रूरी है कि बच्चे को शुरू से ही टीम वर्क सिखाया जाए? ये मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि सबसे बुनियादी चीज़ जो है हम देखते हैं लैक ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज़ में, वो है इखलाकियात की कमी। हमारे पास इखलाक का बहुत फुकदान हो चुका है और उसकी बेसिक वजह क्या है कि एक ज़माना था हमारी रिवायात में, हमारे जो हमारा तरीक़ाकार है उसके अंदर एक बड़ा बुज़ुर्ग, चाहे वो मोहल्ले का हो, चाहे वो रिश्तेदारों में से हो, उसका एक इन्फ्लुएंस होता था। और अगर माँ बाप बिज़ी हैं, वालिदैन बिज़ी हैं, कुछ हैं, तो उनको पता होता था अगर हमारा बच्चा बाहर खेल रहा है तो कोई आंख उसको देख रही है डेफिनेटली। और अगर उसने उसको डांटा है तो उसको पता होता था कि कोई बात नहीं, ये बड़े हैं, इन्होंने डांटा है। अब हमारे किस चीज़ का फुकदान है कि हम कहते हैं नहीं जी, हमारा बच्चा, किसी की जरूरत है कि उसे एक लफ्ज़ भी कह के देखे। इवन टीचर्स क्यों कहें, कुछ टीचर्स क्यों कहें, मतलब टीचर्स का एक ज़माना था, मैं आपको बताऊं कि कहा करते थे उस्ताद से कि भाई हड्डियाँ तुम्हारी, बोटियाँ हमारी, ऐसे ही है कि आप जो मर्जी करो, क्योंकि हमने एक चीज़ क्राफ्ट करनी होती थी। डेफिनेटली हमने एक स्टूडेंट को, हमने एक मौसर शहरी को क्राफ्ट करना होता था। हमारी अब क्राफ्टिंग स्किल चली गई है। जाफर साहब ने कहा कि बच्चा हमारा बहुत तेज़ है, मैं मानती हूँ उनकी बात से, बच्चा हमारा तेज़ है, माशरा हमारा तेज़ है, वक्त की रफ्तार तेज़ है, लेकिन एक्सपीरियंस और एज दोनों को साथ साथ चलना है। 15 साल के बच्चे को अगर हम ये कह के छोड़ दें इसके पास इंफॉर्मेशन बहुत है, तो ये गलत है। गाइडेंस जो है, रहनुमाई जो है, वो उसको हर लम्हे ज़रूरत है उसकी, चाहे वो माँ बाप की सूरत में हो, चाहे वो असतिज़ा की सूरत में हो, चाहे वो माशरे की सूरत में हो। तो सबसे पहली बुनियादी बात जो ये कि जब लीडरशिप की बात करते हैं तो वही घर आगे जाता है, उसी घर के बच्चे तरक्की करते हैं जहाँ पर लीडर ठीक होते हैं। सही। अब चाहे वो माँ हो, चाहे बाप हो, बच्चे ने मैट्रिक कर लिया, अब माँ सोचती है यार इसे किस स्कूल में किस कॉलेज में करवाना है, क्या सब्जेक्ट लेगा, क्या होगा, कंसर्न है ना, आप डिस्कशन कर रहे हो, गाइड किया जाता है बच्चे को, गाइड किया जाता है, आप लोगों से मशवरे ले रहे होते हो, अपनी फैमिली मेंबर से। तो ये चीज़ें अब हमारे पास इसकी कमी हो रही है। वजह क्या आपकी नज़र में, क्यों वालिदैन अगर कंसर्न हैं भी तो फिर वो एम्फेसिस क्यों नहीं कर पा रहे चीज़ों पे? वो यही सोचते हैं ना कि हम बेहतर समझते हैं अपने बच्चों के लिए, हमें ज़्यादा पता है। जब ये बात यहाँ पे आ जाती है ना कि हम ज़्यादा जानते हैं, तो वहीं से फिर जो है वो जो है बिगाड़ पैदा होना शुरू हो जाता है। पूछना, मशवरा लेना, ये तो देखें ना, ये तो हमारे नबी करीम की सुन्नत भी है कि आप जो है वो जिससे चाहे मशवरा लें, आगे बढ़ें, लोगों से मिलें, बात करें। हम अपने आप को अक्ल कुल समझने लगे हैं। बिल्कुल, जो बिगाड़ पैदा हो रहा है ना माशरे में, वो वहाँ पे पैदा हो रहा है कि आप अपने आप को अक्ल कुल समझ। बिल्कुल, इस बिगाड़ में हम जो है वो किस तरह से तब्दीली ला सकते हैं, इसको किस तरह से जो है वो सोल्यूशन प्रोवाइड करके हम ठीक कर सकते हैं, इस पर मज़ीद भी डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक की जानिब बढ़े, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। नौजवानों के हवाले से बात हो रही है, नौजवानों में कायदाना सलाहियतों की कमी, इसकी रीज़न्स क्या हैं वो हम जान रहे हैं और ये कमी कैसे पूरी की जा सकती है, इसके लिए सोल्यूशंस क्या है, उन पर अब हम बात करेंगे अपने तीनों मेहमानों से और जानेंगे कि वो हमें क्या गाइड करेंगे कि इसमें वालिदैन अपना किरदार किस तरह से अदा कर सकते हैं, टीचर्स कितना रोल किस तरह से प्ले कर सकते हैं और इसके साथ साथ सोसाइटी कितना बच्चों को हेल्प आउट कर सकती है, स्पेशली नौजवानों को किस तरह से गाइड कर सकती है, एक माइंड
सेट प्रोवाइड कर सकती है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकती है कि वो अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ को पैदा करें, और अगर लीडरशिप क्वालिटीज़ उनके अंदर मौजूद हैं तो उनको प्रैक्टिस करने का भी मौका दिया जाना बहुत ज़रूरी है। इसके हवाले से आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं उनसे कोई सजेशन लेना चाहें तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ब्रेक पे जाने से कबल हम उज़मा से डिस्कशन कर रहे थे और हम सॉल्यूशंस पर जो है वो अब बात करना चाहेंगे। नौशीन से जानेंगे कि वो क्या गाइड करेंगी कि किस तरह से सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जा सकते हैं बच्चों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ इनकलकेट करने के हवाले से। क्या है आपकी राय? पहले तो सबसे पहली बात जो ये है, मिजाज पे बात हो रही थी, तो उसमें मैं ये समझती हूँ कि असातिज़ा और वालिदैन दोनों में पेशेंस होना चाहिए, जो कि आजकल नहीं है। सही। ये सब्र और ये जो पेशेंस है ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए जो बच्चे हैं हमारे। जैसे सर ने कहा था कि जी बच्चे जो हैं आजकल की जनरेशन हमसे एक स्टेप अहेड है, तो उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए। उस इंफॉर्मेशन के साथ ही उनको राइट एंड रॉन्ग का प्रायरली आप पहले से ही बताना शुरू कर दें। दूसरा, लीडरशिप क्वालिटी एक दिन का काम नहीं होता, ये बहुत बचपन से शुरू हो जाना चाहिए। पेरेंट्स को भी ये चीज़ अपनी नज़र में रखनी चाहिए कि मेरा बच्चा किस किस जगह पे लीड कर सकता है, कहाँ कहाँ उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, ताकि उसके इंटरेस्ट उसी तरफ डेवलप किया जाए। सही। अच्छा, पेरेंट्स किस तरह से ट्रिगर आउट कर सकते हैं आप ही से मैं जानूंगी। याहिया ने हमें ज्वाइन किया कराची से, देखते हैं क्या शेयर करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम याहिया। वालेकुम सलाम। पहले तो बड़ी माजरत चाहता हूँ, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हो रही थी, इसमें मैं मुखिल हुआ, लेकिन क्योंकि मौजू आप लोग इतना अच्छा लेके आते हैं और उसमें ज़रूर मैं अपनी इनपुट देना चाहूँगा। देखिए, बात यह है कि एक कहते हैं कि खिरत को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो जब हम ये समझेंगे ना अपनी खिरत को गुलामी से आज़ाद करेंगे, तभी हम लीडरशिप की सलाहियत हमारे पैदा होगी। अब मसला ये कि जो हमारे हीरोज थे ना, जिनको हम हीरो बचपन में पढ़ते थे, मोहम्मद बिन कासिम, नवाब सिराजुद्दौला, टीपू सुल्तान, अब हमारे जो हीरोज की जगह ले लिए ये इन्होंने, जो बैटमैन ने और स्पाइडरमैन ने, और हमारे हीरोज जो है जाली हीरोज हो चुके हैं। तो जब आप किसी को फॉलो करते हैं, किसी की ट्रैक पे चलते हैं, अपने असलाफ के कारनामों को देखते हैं, तो आपके अंदर लीडरशिप सलाहियत पैदा होती है। लेकिन जो आप अगर मुझसे पूछेंगे ना कौन लीडरशिप की सलाहियत पैदा कर सकता है, मैं उसका जवाब ये दूंगा कि वो सबसे पहले तो वालिद होता है। जो वालिद का किरदार होता है वही लीडरशिप की उसको सिखाता है बच्चे को। दूसरा उस्ताद होता है। ठीक है, मेरा सवाल जो आपके मौजूद मेहमानों से ये है कि आजकल जो फुकदान है लीडरशिप का, यानी बच्चों की को अपने गोल्स एंड एम्स का नहीं पता, उसके अंदर कितना मैं जिम्मेदार हूँ, कितने असातिज़ा जिम्मेदार हूँ, कितना माशरा जिम्मेदार है। मेरा सवाल ये। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया याहिया पार्टिसिपेट करने का, और आपने बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल किया। उसके हवाले से अपने तीनों मेहमानों से जानेंगे कि वो क्या कहेंगे। नौशीन, आप क्या कहना चाहेंगी याहिया के सवाल पर? बिल्कुल जी, हमारा मुआशरा तो सबसे पहले इस चीज़ का है, क्योंकि हम जब बच्चों को बड़ा कर रहे होते हैं ना, तो उनमें जो मैं का एलिमेंट आ जाता है। तो जब वो नौजवान होके अगर एक टीम वर्क को लेके जाते तो उसको ये लगता है कि बस सारा तो मैंने ही करना है, बस मैं ही हूँ सब कुछ। तो वो चीज़ वो एज ए टीम लेके वो पॉजिटिविटी के साथ वो नहीं चल सकता। सही। तो जब भी उनको, जैसे एक बच्चा आता था तो उनकी मदर स्पेशली एक अलग से लंच बॉक्स उनको देती थी कि ये मैंने दिया है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। ठीक। अगर वो अपने, क्योंकि वो बचपन से ही हमने डेवलप करना है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये एक दिन का काम नहीं है। सही। जैसे मैं कह रही थी कि वालिदैन को हाईलाइट कर लेना चाहिए। अब मुझे या मेरे पेरेंट हैं, उनको पता था कि जी बच्चे में मेरी ये क्वालिटीज़ हैं, तो उन्होंने मुझे पहले ही आके बता दिया कि मैम ये बच्चे में मेरी क्वालिटीज़ हैं, इनको आप इनहेंस करें। यानी उनको हमने खुद ही उजागर करना था, सिर्फ पॉलिश करके। ठीक। तो ये चीज़ बहुत बचपन से शुरू हो जाती है। आपके बच्चे में जो क्वालिटीज़ होती हैं लीडरशिप की, ये बहुत बचपन से ही इसको इनहेंस। जैसे आप बता रही हैं कि आपका भी इस तरह से एक्सपीरियंस रहा, तो वो पेरेंट्स किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, या कौन सी क्वालिटीज़ उन्होंने हाईलाइट करके आपको बताई और फिर आपने किस तरह से उनको पॉलिश किया? देखिए, इसके लिए तो सबसे पहले पेरेंट्स को एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, जब आपका बच्चा अनइंटेंशनली, जब वो अपने खेल में जो काम कर रहा होता है, उसमें ही आप उसको हाईलाइट देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात पेरेंट का ये कहना होता है कि बच्चा क्या लर्न करता है हमें नहीं पता, लेकिन जब वो खेल रहा होता है तो वो टीचर बना हुआ होता है और वो सब चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं जो उसकी क्लास में हुई होती हैं।
تو میں اکثر پیرنٹ کو یہ کہتی ہوں کہ آپ اس وقت ان کو آبزرو کریں جب وہ کھیل رہے ہوتے ہیں, کیونکہ کھیلنے میں ہی میں آپ لوگوں کو یہ بات بتاتا ہوں, ایک بچہ ہوتا ہے اگر اس میں لیڈرشپ کوالٹی ہے تو وہ سب کو لے کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے, وہ کیسے چل رہا ہوتا ہے, ان کے ساتھ کیسے شیئر کر رہا ہوتا ہے ہر چیز, کیسے ان کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے, تو یہ وہاں پہ آبزرو ہو سکتا ہے. بالکل, اور یہ کرنا بھی بہت ضروری ہے. جعفر صاحب جس طرح ابھی یحییٰ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے اور بڑی اچھی انہوں نے بات کی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واقعی آج کل ہم اپنے لیڈرز کو نہیں پہچان پائے, ہمارے جو ریئل ہیروز ہیں ہم ان کو نہیں جان پائے کہ ہم ان سے کیا سیکھ سکتے ہیں, ان سے کیا جو ہے وہ لرن کرنا ضروری ہے. اس کے پیچھے کون ہے قصوروار اور کیا ریزنز ہیں؟ ڈیفینیٹلی جی, یحییٰ نے بڑی اچھا ایک نشاندہی کی اس بات کی. دیکھیں اوور آل اراؤنڈ دا ورلڈ اگر آپ دیکھیں تو ایک جو کوالٹی آف لیڈرشپ ہے وہ تو ڈیٹیریٹ کی ہے, ٹھیک ہے. ہم خالی اپنے ملک کی بات نہ کریں, ہم پوری دنیا کے اندر اگر نظر دوڑائیں تو جو کوالٹی آف لیڈرشپ ہے وہ ڈیفینیٹلی کافی نیچے آیا ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں ذمہ داری کس کی بنتی ہے, آپ کسی کو سنگل پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے کہ جی یہ ایلیمنٹ آف دا سوسائٹی ہے, لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ریئلائز کرنے کی ہے کہ جو ہم نے پچھلے 20-25 سال میں سمجھ لیں کہ کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کی, وہی لوگ سارے اب آ کے سمجھ لیں لیڈرشپ رولز کے اندر آج ہیں, ٹھیک ہے. اور اب ہمیں یہ چیز ریئلائز کرنی چاہیے کہ جو اب موجودہ نسل ہے اس کو اگر ہم آج گروم کریں گے اور آج پریپیئر کریں گے تو دین دے ول کم آؤٹ ٹو بی بیٹر لیڈرز ان دا کمنگ 5 to 10 years, ٹھیک ہے. تو جو کیپیسٹی بلڈنگ کا فقدان رہا ہے پچھلے 15-20 سالوں کے اندر, وہ ساری کی ساری چیز آج سامنے آ رہی ہے, جس میں معاشرہ بھی ذمہ دار ہے, پیرنٹس بھی ذمہ دار ہیں, آپ کی ٹیچرز اور ایجوکیشن کمیونٹی بھی ذمہ دار ہے. تو سارا کا سارا ایک کمپلیٹ پیکج اور ایک انوائرمنٹ بنتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا موجودہ لیڈرشپ سمجھنے کمزور ہے. تو اس کو کس طرح سے بلڈ اپ کیا جا سکتا ہے, اس کمزوری کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے, عظمیٰ کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھیے گھر ایک بنیادی یونٹ ہے, میں تو بات شروع کرتی ہوں تو گھر سے ہی کرتی ہوں. ابھی ان کی نوشین کی بات سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ عبدالستار عیدی صاحب کی والدہ کو وہ بتاتے تھے کہ میری والدہ مجھے 2 روپے دیا کرتی تھی کہ 1 روپیہ تم نے اپنے لیے خرچ کرنا ہے اور 1 روپیہ تم نے کسی اور کے لیے خرچ کرنا ہے. ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کا بیٹا کچھ عرصے بعد ایک بہت بڑا لیڈر بن کے سامنے آئے گا, اور وہ ایک ایسا لیڈر ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں, سراہتے ہیں اور اس کے لیے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں, اور اس کے جو کچھ اس نے کیا ہے وہ آج تک زندہ ہے. بالکل. تو وہی والی بات کہ آپ نے چیزیں انکلکیٹ کرنی ہے بچے کے اندر. تو گھر ایک بنیادی یونٹ ہے, آپ کے بچے کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کیا چیزیں ہیں, اور اگر نہیں ہیں تو آپ کس لیے ہیں, یہ بتائیں نا. ماں کا کردار, باپ کا کردار کس لیے ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ کمائے اور بچوں کو کھلائے؟ نہیں, ہم نے ان کی جو دماغی نشو نما ہے اس کے لیے بھی ہم نے اہم کردار ادا کرنا ہے. اور جب ہم ایک 4 سال کے بچے کو 5 سال کے بچے کو جب ہم لے کے اسکول تک آتے ہیں, اس کے بعد پھر وہاں ٹیچر سے ڈسکس کرتے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ آپ نے مسلسل لگے رہنا ہے جب تک وہ کسی جگہ پر پہنچ نہیں جاتا. بالکل ایسے ہی. اچھا عظمیٰ, اس میں یہاں پہ ہمیں ایک جو ہے وہ کانفلکٹ نظر آتا ہے, یا کہا جائے کہ ایک نیگیٹیوٹی نظر آتی ہے, وہ یہ کہ پیرنٹس تو چاہتے ہیں کہ ان کے بچے کے اندر تمام تر کوالٹیز انکلکیٹ کر سکیں, وہ ان کی تربیت بہتر کر سکیں, لیکن کہیں نہ کہیں بچے کو کانفیڈنس لیول اس کا بوسٹ کرنے میں یا کانفیڈنٹ بنانے کے چکر میں ہم اوور کانفیڈنس کی جانب چلے جاتے ہیں, اور وہ بچہ اپنی عمر سے بڑی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے, یا وہ ایسی پریکٹسز کرنا شروع کر دیتا ہے جو کہ اپروپریٹ نہیں ہوتی, اور وہاں پہ پھر مسئلہ آتا ہے اس بچے کو سمجھانے میں, بچہ ہو یا بچی ہو, اس کو بتانے میں کہ نہیں ابھی آپ یہ بڑی باتیں نہیں کر سکتے, ابھی جو آپ کے کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے. اس کو بھی تھوڑا سا آئیڈینٹیفائی کرنا ہمارے لیے. آزادی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک مثبت آزادی ہوتی ہے, ایک منفی آزادی ہوتی ہے. جب آپ ایک گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ نے ایک لائن ڈرا کی ہوئی ہوتی ہے کہ بیٹا یہ تمہاری حدود ہیں, اس سے آگے تم نے نہیں جانا. ٹھیک. اور اس حدود پہ کس نے آپ کو جو ہے وہ کروانا ہے, وہ آپ کے ماں باپ ہیں. بالکل. تو وہاں آپ نے ریسٹرکٹ رہنا ہے کہ بیٹا یہ لائن ہے, آپ نے اس کو کراس نہیں کرنا. جب ہم وہاں پر ریسٹرکٹ ہو جائیں گے تو وہ بچہ سمجھ جائے گا کہ یہ میری ویلیوز ہیں, اس سے آگے میں نے نہیں جانا. کیوں ہمارا بچہ رات کو 2-2 بجے تک گھر سے باہر رہتا ہے؟ یا آپ نے گھر سے اس کو سکھایا ہے نا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بیٹا آ جاؤ. نہیں ماما بابا میں گھر میں باہر تھا, میں فلاں دوست کے پاس تھا, میں یہ کام کر رہا تھا, میں وہاں بزی تھا. کیوں بزی تھے؟ دن ہے نا آپ کے پاس. آپ نے وہ لائن ڈرا کرنی. جب آپ وہ لائن ڈرا کر دو گے تو پھر جرت نہیں ہے آپ کی اولاد کی کہ وہ کوئی بھی غلط کام اس لائن سے ہٹ کے کرے. بالکل ایسے, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ آپ نے ریسٹرکٹ ہونا ہے, یہاں پر آپ نے بلکہ بہت زیادہ اسٹرکٹ ہونا ہے, کیونکہ ہم نے کل کو یہ جو ہمارے اولاد ہے, جو ہمارا
ये जो जनरेशन है इसको हमने कल को आगे सौंपना है, ये पाकिस्तान हमने इनके हाथों में सौंपना बिल्कुल है, ऐसे ही उसने इसको लेके आगे जाना है। तो जब हम उनके अंदर वो क्वालिटीज़ उनके हाथों में नहीं सौंपेंगे तो ये कल को फिर हमारा जो ये मुल्क है जिसे हमने इतनी मुश्किलों के साथ हमने हासिल किया है वो कहाँ जाएगा। और बानिया पाकिस्तान की अगर बात की जाए, जो हमारे लीडर हैं उनके अंदर जो क्वालिटीज़ मौजूद थी, अगर हम रोज़ बच्चों को वही बताना शुरू कर दें कि वो किस तरह से पंक्चुअलिटी को फॉलो करते थे, किस तरह से वो अपने उसूलों के पक्के थे, वो जो कहते थे वही करते थे, तो ये बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए हम बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकते हैं। एक मैं आपको कायद आज़म के हवाले से बात बताऊं कि बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं और पॉलिटिकल लीडर को आपको पता है कि ऐसा होता है जो कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी चक्कर में जेल में या अदालतों में जा सकता है। कायद आज़म दुनिया के वो वाहिद पॉलिटिकल लीडर हैं जो कभी भी जेल नहीं गए, यानी उन्होंने अपने उसूलों पे, अपने कायदों पे इस तरह से अमल किया कि उन्होंने कभी कोई ऐसी बात की ही नहीं कि वो जेल जाएं। आज हम जब लीडरशिप की बात करते हैं, जब तक वो जेल की हवा ना खाए वो लीडर नहीं बनता। तो ये हमारे इख्तलाफात हैं ना, ये हमारे तजाद हैं माशरे में। हमने अच्छे बनने की कोशिश को ख़त्म कर दिया है, हमने अच्छे बनने के लिए चोर रास्ते इख्तियार कर लिए। तो जब आप चोर रास्तों की तरफ जाओगे तो फिर आप अच्छाई की तरफ नहीं जा सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। ये रास्ते हम कैसे छोड़ सकते हैं, इसमें तरबियत को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, नौशीन क्या ऐड करेंगी? एक चीज़ तो जो मैं काफ़ी देर से सोच रही थी वो ये था कि एक जो बचपन से एक चीज़ डेवलप कर दी जाती है कि गलती मानने की एबिलिटी ख़त्म कर दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टेबल से बच्चा टकराता है तो वो टेबल को मारना शुरू कर देते हैं, ये पेरेंट्स का कहना है कि ये वो मारना शुरू कर देते हैं कि इसने मारा है, तो वो ये नहीं बताते कि ये आपने गलत किया है और आप इस वजह से गिरे हो, बजाय इसके कि बच्चे को ये चीज़ डालना कि आपकी गलती थी और आपकी गलती की वजह से अभी आपको ये लगी है, तो वो उल्टा दूसरी एक बेजान चीज़ पे सारा ब्लेम डाल देते हैं। तो वो इसी तरह से जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको यही लगता है कि मुझे ब्लेम दूसरों पे करना चाहिए। और हमेशा अभी भी अगर आप देखें यूथ के साथ, किसी के साथ अगर आप कोई डिस्कशन करें तो वो एक ब्लेम गेम्स में आ जाते हैं। पेरेंट ने नहीं किया, हुकूमत ने नहीं दिया, फलाने मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमें खुद ही फाइंड आउट करना है कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हमने लेनी है और बच्चों में ये बचपन से डेवलप करना है कि वो अपनी गलती को माने और फिर उसको खुद ही आइडेंटिफाई करके उसी की अपनी वीकनेस को ही अपनी स्ट्रेंथ बना। बिल्कुल ऐसा ही है। नौशीन का कहना है कि बच्चे अपनी गलती नहीं मानते और उनको माननी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं, ये तो हमारी सोसाइटी का माइंडसेट है कि हम तो ब्लेम गेम्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और हम चाहते हैं कि हमें परफेक्ट कंसीडर किया जाए। जाफर साहब, बाकी जो है वो दुनिया परफेक्ट नहीं है, उनके अंदर सारी कमियाँ हैं, सारी खामियाँ हैं। डेफिनेटली जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैम ने अभी एक्सप्लेन किया। देखिए, एक इंग्लिश में एक चीज़ कहते हैं कि व्हाट यू कैन नॉट मेजर यू कैन नॉट इम्प्रूव, ठीक है। तो देखिए, जब आप ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आपके अंदर कोई चीज़ गलत है, ठीक है, तो आप उसको इम्प्रूव किस तरह करेंगे, ठीक किस तरह करेंगे, ठीक है। तो जैसा मैंने पहले बात की थी सेल्फ अवेयरनेस की, तो उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है टू रियलाइज़ कि आपने जो है आपकी जो वीकनेसेस हैं आपने उनको बेहतर करना है, इम्प्रूव करना है, ठीक है। और ये जो एक प्रोसेस है, दिस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये एक ऑन अ डेली बेसिस जो है वो आपने करना है, क्योंकि लाइफ लॉन्ग आपने इस चीज़ को करना है। फिर यू विल कम टू अ पॉइंट जहाँ पे आप सोसाइटी में दोबारा कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। तो बच्चों को शुरू से जो है हमें उनको ये ओनरशिप की सेंस जो है वो दिलानी है कि आप जो है वो अपनी डेस्टिनी के खुद मालिक हैं, सही। और उनको ये चीज़ का जो है ना फैसला करने में हमने हेल्प आउट करना है कि वो देखें कि जी कहाँ पे वो गलती कर रहे हैं, कहाँ पे वो अच्छा काम करें, जहाँ पे अच्छा करें वहाँ पे उनको अप्रिशिएट करें, जहाँ पे वो गलती कर रहे हैं वहाँ पे आप उनको कोच करें, ठीक है, वहाँ पे आप उनकी करेक्शन करें, ठीक है। लेकिन वो करेक्शन का भी जो तरीकाकार है वो ऐसा होना चाहिए कि वो बच्चा उसमें इंस्पिरेशन ढूंढे, उसमें वो देखे कि भाई मैं अगर ये आज सही कर लूँगा तो कल को मैं इस काम में भी जो है ना 4 गुना बेहतर हो जाऊँगा। बिल्कुल। तो अगर ये हम चीज़ को माइंड में रखें तो आई थिंक कि बहुत इसमें बेहतरी आई जा सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और साथ ही साथ जहाँ आप फैसला करने की सलाहियत की बात करें तो बच्चों को ये फैसला करने का हक भी देना चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, किस डिसिप्लिन में, किस फील्ड में एक्सेल करना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे भी हम ये देखते हैं कि हम बच्चों के डिसीजन ले रहे होते हैं और उन पर अपनी कंडीशंस इम्पोज कर रहे होते हैं। वंस अगेन जी, ये भी एक बड़ी कॉमन एक फिनोमेना है हमारी उसमें सोसाइटी में। लेकिन उसमें अब बात ये है कि जैसा पहले बात हो रही थी कि जी पेरेंट्स ये कहते हैं कि जी हमें बेहतर पता है। देखें,
اگر آپ کے دانت میں درد ہے، ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ کہ آپ کے والدین آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کا دانت کا ٹریٹمنٹ تو نہیں کر سکتے. بالکل. یو ول گو ٹو اے اسپیشلسٹ، اور ایک ڈینٹسٹ سے ہی آپ مشورہ لیں گے کہ بھائی اس کا کیا کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے جب آپ کا بچہ بھی گرو کر رہا ہوتا ہے تو آپ اس چیز کی ججمنٹ نہیں کر سکتے ایگزیکٹلی کہ وہ کہاں پہ بہت اچھا کرے گا اور کون سا پروفیشن اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ایٹ دیٹ اسٹیج پیرنٹس کی لیڈرشپ کا امتحان ہوتا ہے. بالکل. کہ پیرنٹس اپنے بچے کو کیا لیڈرشپ پرووائڈ کرتے ہیں، اور اس کا ایک بہت بڑا آنسر یہ ہے کہ اس بچے کو آپ ایکسپوجر پرووائڈ کریں. تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم بچوں کی تربیت کو اس انداز میں کریں کہ ان کے اندر بھی یہ کوالٹیز ڈیولپ ہو سکیں کہ وہ فیصلہ کریں کہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا ٹھیک ہے، کیا غلط ہے. مزید بھی ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آج کے دوسرے ٹاپک کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ایک بریک کی جانب ہم بڑھیں، بریک سے واپس آتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں. جی ویلکم بیک. سب سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ڈسکشن ہو رہی ہے آج کے دونوں ٹاپکس کے حوالے سے، جس میں سب سے پہلے ہم نے بات کی نوجوانوں کے حوالے سے اور جانا کہ نوجوانوں میں قائدانہ صلاحیتیں جو ہیں وہ کس طرح سے ہم انکلکیٹ کر سکتے ہیں اور اس کی کمی کیوں دکھائی دے رہی ہے، اس رجحان کو کیسے جو ہے وہ بدلا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی جانا کہ سلوشنز کیا ہیں، یہ لیڈرشپ کوالٹیز کس طرح سے بچوں کے اندر آ سکتی ہیں، اسپیشلی ہمارے نوجوانوں کے اندر ہم ان کوالٹیز کو کیسے انہینس کر سکتے ہیں، پروموٹ کر سکتے ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کر سکتے ہیں، سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ چینج کر سکتے ہیں. والدین کا کردار اور ٹیچرز کا رول بھی ہم نے ڈسکس کیا. اس کے ساتھ ساتھ اب ہم بڑھنے جا رہے ہیں آج کے دوسرے ٹاپک کی جانب، جس میں نصاب کے حوالے سے بات ہوگی اور تحقیق کے حوالے سے بات ہوگی کہ تحقیق پر مبنی نصاب کی کیا اہمیت ہے، اس اہمیت کو ہم کس طرح سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اور اس ضرورت کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے کہ نصاب جو ہمارے بچے کریکولم پڑھ رہے ہیں، جو ان کا سلیبس ہے، جو کہ ان کے اسکولوں میں، کالجز میں یا یونیورسٹیز میں ان کو پڑھایا جا رہا ہے، اس میں جس بھی ڈسپلن کا وہ انتخاب کرتے ہیں، جو بھی سبجیکٹس وہ لیتے ہیں، ان کے اندر کیا پڑھایا جا رہا ہے، وہ کانٹینٹ کیسا ہے، کتنا ضروری ہے کہ اس کانٹینٹ میں امپروومنٹ لائی جا سکے، کیسے لا سکتے ہیں. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اب ہم ڈسکس کریں گے اپنے تینوں مہمانوں سے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں جو مہمان موجود ہیں ان میں پروفیسر عظمیٰ زیدی صاحبہ ہیں، نوشین پراچا ہیں اور پروفیسر جعفر احسان ہیں، جن سے ہم ان دونوں ٹاپک سے ریلیونٹ ڈسکشن کریں. اور آپ سے بھی کہیں گے کہ آپ ان دونوں ٹاپکس کے حوالے سے ہمارے سے کچھ شیئر کرنا چاہیں، کچھ پوچھنا چاہیں یا کوئی سجیشن آپ کے مائنڈ میں ہو تو آپ بھی لائیو کالز کے ذریعے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں. بڑھیں گے دوسرے ٹاپک کی جانب اور نصاب کی اہمیت سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گی عظمیٰ سے. عظمیٰ، آپ کی نظر میں نصاب کی، کریکولم کی، سلیبس کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے، فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو ڈیفائن دا ٹرم کریکولم ڈیولپمنٹ. اب کریکولم ڈیولپمنٹ از ڈیفائنڈ ایز اے پرپزفل، planned, progressive and systematic process in order to create a positive improvement in the educational system. اب وہ امپروومنٹ کیا ہے؟ ہم نے پازیٹیو امپروومنٹ لے کر آنی ہے. اب جب ہم اس کی فاؤنڈیشن کی طرف آتے ہیں تو ہمارے پاس 3 فاؤنڈیشنز ہیں. فلسافیکل فاؤنڈیشن ہے، سائیکالوجیکل فاؤنڈیشن ہے اور سوشیولوجیکل فاؤنڈیشن ہے. لیکن ہم یہاں پر بات کرتے ہیں سوشیولوجیکل فاؤنڈیشن کی، جس میں ہمارے پیرنٹس آتے ہیں، ہمارا بچہ آتا ہے، گورنمنٹ آفیشلز آتے ہیں، آپ کے مینٹورز آتے ہیں، آپ کا جو آپ کے فلنتھراپسٹ ہیں وہ آپ کے آتے ہیں. تو یہ سب کیا رول پلے کر رہے ہیں کریکولم کے لیے. اب میں اپنے سبجیکٹ کی طرف آ جاتی ہوں، ہسٹری کی طرف نا. اب جب ہم بات کرتے ہیں کریکولم کی تو ہسٹری میں یا پاکستان اسٹڈیز میں ہم بات جب کریں گے کہ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ کون سا ایونٹ کب ہوا، ہمیں اس سے غرض ہے کہ اس میں کیا ہوا، ہم نے وہ اخذ کرنا ہے. ہم نے کریکولم کو ڈیزائن اس طرح سے کرنا ہے کہ ہمارا بچہ اس چیز کو سمجھے،
اس کی کوڈ تک جائے نا. ہم نے ایک ہمارا 1901 میں بن گیا تھا ایک کریکولم, اس کے بعد سے ہم نے اس میں کوئی چینجز, کوئی تبدیلیاں, کوئی کچھ بھی ہم نے کرنے کی کوشش کی نہیں. سب سے سویا ہوا ڈپارٹمنٹ ہماری جو ہے گورنمنٹ کا وہ کریکولم ڈپارٹمنٹ ہے. اب تھوڑی بہت اس میں ہل جل ہو رہی ہے, ہم اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں بات ابھی جعفر صاحب نے کی تھی کہ ہمارا بچہ بہت آگے چلا گیا, ہم ایک ایج سے دوسری ایج میں ٹرانسفر ہو گئے ہیں, لیکن کریکولم ہمارا وہیں پہ کھڑا ہوا ہے. ٹرانسفر آف ایج تو ہوئی ہے لیکن ٹرانسفر آف کریکولم نہیں ہوا. ہم نے اس کو ریوائز ہی نہیں کیا. جو آج سے 100 سال پہلے ہمارے بزرگ پڑھتے تھے, ہمارا جو آج کا بچہ ہے, جو اس ایج کا بچہ ہے, وہ بھی یہی پڑھ رہا ہے, تو پھر کہاں سے وہ انٹرسٹ ڈیولپ کرے گا؟ بالکل ایسے ہی, یا کہاں سے وہ جو ہے وہ اپنا نالج اپ گریڈ کر سکے گا. نوشین, آپ کے ذہن میں کیا جو ہے وہ ریزن جنم لیتی ہے کہ کیوں ہم اس طرح سے کریکولم کی امپورٹنس نہیں اجاگر کر پائے جیسے کہ ہونی چاہیے تھی؟ دیکھیے جی, کریکولم از اے سبجیکٹ اور اس کی نالج ہونا بہت ضروری ہے. فار ایگزامپل اگر بچوں کو, جیسے انہوں نے کہا کہ ہسٹری, ایونٹس, ڈیٹس, یہ ان کو تو ہم چینج نہیں کر سکتے, لیکن ایٹ لیسٹ اگر ہر سال ہم نہیں چینج کر سکتے تو کم از کم 5 سال بعد تو ہم اس چیز کو ریوائز کریں نا, کیونکہ ہمارے بچے بہت اپ ڈیٹڈ ہیں. میری 10-11 سال کی بچی مجھے بتا رہی ہوتی ہے, ماما یہ اس ڈیٹ کو ہوا اور اس کے یہ امپیکٹس ہیں, اور یہ سارا کچھ وہ مجھے بتا رہی ہوتی ہے, کیونکہ ڈیجیٹل دور ہے اور سب کچھ ڈیجیٹلی ان کو پتہ چل رہا ہے. لیکن ہمارے کریکولم میں اچھا پھر وہ کمپیریزن وہ بک سے بھی کر رہی ہوتی ہے, ماما ہماری بک میں یہ چیزیں کیوں نہیں ہیں. تو یہ چیز ریوائز ہونا, اپ ڈیٹ ہونا بہت ضروری ہے, اپ گریڈ ہونا بہت ضروری ہے. اب چونکہ پرائیویٹ سیکٹر آ گئے ہیں تو پرائیویٹ اسکولس تھوڑا سا انوویشن لے کر آئے ہیں. ان کی جو مونٹیسری کی میتھڈالوجیز اور جو کریکولم ہے دیٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ دین وہ جو گورنمنٹ سیکٹر ہے. وہ ایک جو بکس اور اس پہ لے آتے تھے فوراً ہی 3 سال کے بچے کو نوٹ بکس پہ کہ جی لکھنا ہے, کرنا ہے, نہیں, اس سے اب ہٹ گئے ہیں. وہ پہلے ان کو موٹر سکلز, ان کی ڈیفرنٹ سکلز ڈیولپ ہوں گی تو پھر وہ کریکولم کی جانب بڑھیں گے. اسی لیے کریکولم کو بھی اپ گریڈ ہونا چاہیے, ایٹ لیسٹ زیادہ نہیں تو کم از کم 5 سال بعد تو ضرور ان کو اپ گریڈ کرنا چاہیے, تاکہ آج کل کی جنریشن کو کچھ تو ہم میچ کریں. کچھ تو اگر ایک 10 سال کا بچہ ایک سوال کر رہا ہے اور اس کی بک میں اس کا جواب نہیں ہے تو اٹ از بالکل یہ بہت بڑا سوال ہے. اور اس سوال کا جواب کون دے گا جعفر صاحب آپ کی نظر میں, کہ جس طرح سے ابھی نوشین کہہ رہی ہیں اور ابھی عثمان نے بھی یہی کہا کہ اگر ایک بچہ سوال کر رہا ہے اور وہ سوال اس کو اس کی کتاب سے اس کا جواب نہیں ملتا تو پھر جواب ٹیچر نے دینا ہے یا والدین نے دینا ہے. لیکن وہاں پہ بھی انفارچونیٹلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے کو سنپ کر دیا جاتا ہے کہ اس کو نہیں دیکھو, جو بک میں لکھا ہوا ہے اس کو دیکھو, اسی کو یاد کرو, اسی کو ایز اٹ از پیپر پہ آپ نے جو ہے وہ پیش کرنا ہے. اس کے اوپر آپ کا پوائنٹ آف ویو جانیں گے. امتیاز ہمارے ریگولر کالر ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہے, دیکھتے ہیں وہ کیا شیئر کرنا چاہیں گے. السلام علیکم امتیاز. وعلیکم السلام میڈم, میں یہی شیئر کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو آپ کے اتنے طوفانی اور لافانی ٹاپک کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. میں تو بڑا حیران ہوں, سارے چینل دیکھتا ہوں, ایسا ٹاپک تو کہیں ہوتا نہیں جیسا آپ لوگوں کا. اچھی بات ہے. بات دراصل یہ تو واقعی بات صحیح ہے. جب تک کسی چیز کے بارے میں اچھی طرح سے ریسرچ نہ کر لی جائے, تحقیق نہ کر لی جائے, اس وقت تک وہ نصاب آگے فارورڈ نہ کیا جائے. اگر کوئی چیز بغیر تحقیق کے آگے فارورڈ کر دی جائے گی تو اس کی اہمیت بھی اتنی نہیں ہوگی جتنی ہونی چاہیے. اس سے کہتے ہیں فائدہ بھی نہیں اٹھایا جا سکتا. جیسے آپ نے سائنس پڑھا ہوگا, فزکس پڑھا ہوگا, اس کے اندر لا آف موشن ہے اور لا آف گریویٹی ہے, تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر چینجنگ آتی رہتی ہے, کچھ نہ کچھ ایڈ ہوتا رہتا ہے. تو وہ بغیر تحقیق کے نہیں ہوتا, پہلے وہ تحقیق کرتے ہیں. تو لب لباب میرے کہنے کا یہ ہے کہ ہر وہ پڑھائی جانے والی چیز جو بچوں کو یا پڑھائی جاتی اسکول کالج میں, تو لازم ہے کہ وہ پرفیکٹ طریقے سے اس پہ ریسرچ کرے, تحقیق کرے, اس کے بعد آگے فارورڈ کرے, ورنہ وہ بے سود ہو جائے گا. آپ کا ٹاپک بہت عمدہ ہے, لگے رہیے آپ لوگ اچھے اچھے ٹاپک کے ساتھ بات کرتے رہیے. السلام علیکم. بہت شکریہ امتیاز صاحب, اتنی پازیٹیوٹی کے ساتھ آپ نے پارٹیسپیٹ کیا اور سجیشنز بھی پرووائڈ کیے کہ تحقیق کی اہمیت کیوں اجاگر کرنا ضروری ہے, اور وہ نصاب جو تحقیق پر مبنی ہوگا یقیناً وہ ہمارے بچوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا. جعفر صاحب, ہم اپنی پرانی بات پہ ہی آتے ہیں, کیوں بچوں سے یہ حق چھین لیا جاتا ہے کہ وہ کچھ نیا سوچیں, کچھ نیا جو ہے وہ ان کے ذہن میں جو چل رہا ہے اس کے حوالے سے سوال کریں اور پھر ان کو جواب کے ذریعے سیٹسفائی کیا جائے؟
देखिए करिकुलम जो है अब आजकल का जो ज़माना है ना, इसके अंदर करिकुलम की कैद नहीं होनी चाहिए, ठीक है। करिकुलम जो है वो उस वक्त था कि जब आप डिपेंडेंट थे किसी किताब के ऊपर, कि जितनी भी नॉलेज है या जो क्वेश्चंस के आपने आंसर सीख करने हैं वो सारे के सारे किताब में हैं, ठीक है। अब जो है वो आई थिंक कि हमें एक डायनामिक करिकुलम की तरफ जाना चाहिए, ठीक है, जिसमें कि ये है कि ये पता हो कि जी इस लेक्चर के अंदर जो है ना लर्निंग आउटकम्स क्या हैं और बच्चे को क्या चीज़ें सिखानी हैं, ठीक है। और जो फोकस है, फोकस हमारा होना चाहिए उन टूल्स के ऊपर जिनको यूज़ करके उन क्वेश्चन का आंसर गेन किया जा सकता है, ठीक है। अब अगर बच्चे को शुरू से आप जो है ये बताएंगे कि भाई आपने इंटरनेट का इस्तेमाल किस तरीके से करना है पॉजिटिव तरीके से अपने क्वेश्चंस का आंसर लेने के लिए, ठीक है। अभी मैं देखता हूँ यूनिवर्सिटी में भी लोगों को गूगल के ऊपर रिसर्च करनी नहीं आती, बिल्कुल सर्च रिजल्ट्स नहीं निकालने आते, ठीक है। अब वो बात अगर हम क्लास 5 से 4 से शुरू कर दें और उसको बताएं कि जी आपकी किताब में कायदे आज़म की ये स्पीच है और उसको आप एक असाइनमेंट दें कि जी इसका आप कॉन्टेक्स्ट देखें, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, उसके अंदर हिस्ट्री के अंदर क्या इवेंट्स हो रहे थे, और वो उसके ऊपर एक छोटा सा एक लेट्स सपोज एक ऐसे लिखते, ठीक है। तो जो लर्निंग उसकी उस चीज़ में होगी, उस एक्टिविटी में होगी, वो कोई उसको 4 सवाल याद करा देने से नहीं होगी, ठीक है। तो मेरा पर्सनल जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसके अंदर वो ये है कि हमें करिकुलम की कैद जो है ना उसको ख़त्म करना चाहिए और बच्चे को शुरू से एक इस डायरेक्शन में लेके जाना चाहिए कि वो आंसर ढूंढने के काबिल बनाया जाए, एनालाइज कर सके चीज़ों को, उसके एनालिटिकल स्किल्स को बेहतर किया जाए, उसको वो टूल्स जो है वो प्रोवाइड किया जाए और उसमें उसकी हेल्प की जाए। अच्छा, जिस हिसाब से अगर ये सजेशन आपकी इम्प्लीमेंट हो जाती है तो मेरा नहीं ख्याल कि हम पेरेंट्स और टीचर्स दोनों को सेटिस्फाई कर पाएंगे, क्योंकि दोनों की जानिब से कहीं ना कहीं वो ब्लेम गेम भी आती है, वो प्रूफ डिमांडिंग भी आती है कि टीचर ने क्या पढ़ाया, हमें तो देखना है कि आज ये वाला अगर लेसन हो गया है तो इसके क्वेश्चन और आंसर कॉपी पे हैं या नहीं है। पेरेंट्स भी ये डिमांड करते हैं, टीचर्स की जाने से ये कहा जाता है कि हम इतनी क्रिएटिविटी को नहीं जो है वो एंटरटेन कर सकते, हमें एक ख़ास करिकुलम के तहत चलना है, ख़ास लिमिटेड जो है वो सिलेबस के थ्रू चलना है। तो ये बहुत सारी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो फिर अल्टीमेटली बच्चे को भुगतनी है। देखिए ये तो एक पूरे के पूरे सिस्टम की एक चेंज की बात है ना। देखिए आपका सिस्टम जो है वो आपको डिमांड कर रहा है कि आपने बच्चे को जो है ना ये 10 चैप्टर्स पढ़ाने ही पढ़ाने, ठीक है। उसमें जो टॉपिक्स हैं वो आपने उसको कवर करवाने ही, बेशक उसको समझ आए ना आए, ठीक है, लेकिन ये कि उसने उसमें नंबर ज़रूर उसके आने चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो एंड ऑब्जेक्टिव है उसको हमें रीएवैल्यूएट करने की ज़रूरत है, हमें देखने की ज़रूरत है कि जो एंड ऑब्जेक्टिव है वो लर्निंग सेंटर्ड हो रादर देन कि वो नंबर सेंटर्ड हो, ठीक है। तो जब आपकी ये एंड ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाएगा और आप इस चीज़ को इनकरेज करेंगे कि बच्चा क्लासरूम में अगर आता है तो वो 4 चीज़ें सीख के जाए, ठीक है, उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पूरे हों, ठीक है। तो एक तो वो ये कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी ग्रो करेगा। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि जो हमारा पिछला टॉपिक था लीडरशिप का, दैट इज़ वेरी मच रिलेटेड टू रिसर्च बेस्ड लर्निंग एज वेल, ठीक है। बिकॉज लीडरशिप का एक बहुत बड़ा तल्लक जो है वो आपकी ओपन थॉट प्रोसेस से है, ठीक है। तो जब आपका बच्चा जो है वो शुरू से एक ओपन थॉट प्रोसेस डेवलप करेगा तो ही वुड बिकम सेल्फ अवेयर, ही वुड बी मोर ओपन टू डिफरेंट आइडियाज, ही वुड बी अ बेटर लिसनर और एट द एंड ही वुड बी एबल टू डिसाइड एंड मेक बेटर डिसीजंस। डेफिनेटली। उसमें आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहती हूँ कि आपने कहा कि हमें ये एग्रेशन जो है वो फेस करना पड़ेगा पेरेंट्स और टीचर से। उसका एक छोटा सा हल है कि जब हम करिकुलम डिज़ाइन करें तो हम करिकुलम की आउटलाइन डिज़ाइन कर दें और उसके बाद हम उसके लेवल्स क्रिएट कर दें। जैसे मेरा सब्जेक्ट है पाकिस्तान स्टडीज़, तो उसमें अगर हमने 14 पॉइंट्स पढ़ाने या कायदे के बारे में कुछ भी बताना है तो लेवल 1 तक ये होगा, लेवल 2 पे ये, लेवल 3 पे ये। हम कन्फाइन मत करें उसको किसी चीज़ के अंदर, हम सिर्फ एक उसकी आउटलाइन दे दें। लेकिन अलमिया ये है कि हम, चूंकि मैं एक गवर्नमेंट सेक्टर से मेरा ताल्लुक है और मैं पढ़ाती हूँ, मैं हेड एग्जामिनर भी हूँ, हमारे पास क्या होता है कि हमें जो बुक में समटाइम्स कोई डेट गलत भी लिखी होती है। अब हम क्या करते हैं, अगर बच्चे ने वही डेट लिखी है जो बुक में है और गलत है तो हम उसको राइट लगाते हैं कि नहीं क्योंकि ये किताब में थी। अब उसमें लिख के क्या बच्चे के साथ हमने जो है वो ज्यादती करी और जिसने सही लिखी उसकी हमने क्रॉस कर दी। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ यहीं पे वही बात मैं बार बार करती हूँ कि यहीं पे हमने करिकुलम को रिवाइज करना है, हमने उनको एक आउटलाइन देनी है, हमने उन्हें क्रिएटिविटी देनी है। देखिए मैं बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में तो इतना नहीं जानती, लेकिन जो मेरा सब्जेक्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप नहीं किया जाता। इस पर आते हैं, हमारे साथ एक कॉलर हैं जी लाहौर से, राना, देखते हैं क्या शेयर करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, तमाम मेहमानों का सलाम। बहुत अच्छा टॉपिक आ रहा है। मैं ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि
जो ये करिकुलम जो हम पढ़ते हैं, जो पढ़ाया जाता है कॉलेज यूनिवर्सिटी, जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, आज आप आते हैं तो टोटली डिफरेंट हमें वो माहौल मिलता है, और वो उस माहौल को समझने के लिए हमें वो करिकुलम को एक साइड पे रखना पड़ता है, और आज आपको जो ट्रेनिंग होती है वो बड़ी डिफरेंट होती है। इसकी कोरिलेशन होनी चाहिए। सही, बिल्कुल होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात जी, राना फरमाइएगा। बस यही मैं अपना और अपने साथियों का यही जो प्रॉब्लम है लाइफ में आया है, यही मैं बताना चाहूँ। बहुत शुक्रिया पार्टिसिपेट करने का। आपने इतने जो है वो इम्पॉर्टेंट नुक्ते की जानिब इशारा किया है। इस पर ज़रूर जानेंगे कि हमारे तीनों मेहमान क्या कहेंगे, लेकिन वो जो इंटरेस्ट वाली बात हुई थी उसमें अगर उसको पहले डिस्कस कर लें कि क्यों इंटरेस्ट डेवलप नहीं किया जाता पास्ट स्टडीज में। हमने एक ना टैबू बना दिया, हिस्ट्री बहुत मुश्किल है, हिस्ट्री बहुत बोरिंग है, लेकिन हिस्ट्री आप पढ़ें, देखें, सुने तो वो इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप एक जो है ना वाक़े से दूसरा वाक़या रिलेट करते करते जैसे जाफर साहब ने कहा कि हम एक असाइनमेंट दें कि वो उसमें से ढूंढने के भाई इसकी वजूहात क्या थी। हमने बहुत गलत अपने आप को ना इन टच कर दिया कि भाई हमें डेट्स याद रखनी है, हमें ये याद रखना है किस दिन हुआ था। और एक कॉमन प्रैक्टिस है या एक कॉमन सेंटेंस है जो कि कहा जाता है कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको अभी छोड़ दो। अब अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है, तो फिर वो किताब में क्या करे। बच्चे का पहला सवाल तो ये होना चाहिए। और वही वाली बात कि आज का बच्चा बहुत अवेयर है, हमने उसको सेटिस्फाइड करने के लिए हमें खुद भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। एग्जैक्टली ऐसे कि बच्चा आज का बहुत ज़्यादा जो है वो आगे गया हुआ है। तो बात यही कि हम उसको जो है ना इस तरह से बनाएं अपनी करिकुलम को कि बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप। बिल्कुल, इसमें पॉलिसी मेकर्स का क्या किरदार है आपसे कंटिन्यू करते हैं। एक ब्रेक की जानी मुझे बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। हम गुफ्तगू कर रहे हैं तहकीक के हवाले से, तहकीक पर मबनी निसाब की ज़रूरत के हवाले से और इस अहमियत को हम कैसे उजागर कर सकते हैं। इसमें जो है वो पॉलिसी मेकर्स का क्या किरदार है, किस तरह से वो पॉलिसीज़ डेवलप कर सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज अप टू डेट होना चाहिए, जो बच्चों की बेहतरी के लिए होना चाहिए, उसको किस तरह से डेवलप किया जा सकता है, उसको किस तरह से निसाब का हिस्सा बनाया जा सकता है। इस पर हम ब्रेक पे जाने से कबल उस्मा से बात कर रहे थे कि इंटरेस्ट डेवलप करना क्यों ज़रूरी है, क्यों हमें ये कहा जाता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर दो, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इतना ज़्यादा अहमियत कहाँ मिली। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिसेस टीचर्स की जानिब से भी की जा सकती हैं। अब ऐसे में पॉलिसी मेकर्स का क्या किरदार है, वो ऐसी चीज़ों को क्यों नहीं स्किप कर देते ताकि बच्चे पर भी बर्डन कम हो, वो भी इंटरेस्ट डेवलप कर सके और साथ ही साथ पेरेंट्स भी रिलैक्स हो जाए। अच्छा, ये बात आपने की, ये बात तो आ गई सिलेक्टिव स्टडी की कि एक ज़माना था सिलेक्टिव स्टडी हुआ करती थी, ये छोड़ दो, ये पढ़ लो, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपने जो पेपर आपने इस तरह का बनाना है कि बच्चे का पूरा जो आप समझते हो कि उसको आना चाहिए वो उसको याद हो उसके अंदर, या वो उसको मेमोराइज कर ले, या जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिस लेवल पे वो खड़ा है, मतलब 14 इयर्स का बच्चा है, 15 इयर्स का बच्चा है, उसके पास कितनी नॉलेज होनी चाहिए वो उसको याद करके या उसको अटेम्प्ट करके वो पेपर अटेम्प्ट कर सके। सही। हमारा अलमिया आगे आ जाता है कि हमने वो लॉन्ग क्वेश्चंस डाले हुए हैं। अभी तो अल्लाह अल्लाह करके बड़े शुक्र की बात है कि शॉर्ट क्वेश्चंस का ज़माना आ गया है कि बच्चे की थोड़ी सिलेक्टिव स्टडी कम हो गई, एमसीक्यूज आ गए, शॉर्ट क्वेश्चंस आ गए। फिर भी हमारे पास अभी 3 या 4 जो हैं वो हम लॉन्ग क्वेश्चंस भी देते हैं जो बच्चे ने याद करके लिखने होते हैं, और वो बाकायदा हमारे ऐसे जो हैं वो बादशाह मौजूद हैं कि जो बाकायदा नाप के नंबर्स देते हैं कि इतना लिखा है तो इतने नंबर। हम उसको जज नहीं कर सकते, हम उसको असेस नहीं कर सकते। तो हमने ऐसा करिकुलम डिज़ाइन करना है कि बच्चा खुद से लिखे, उसकी जो क्रिएटिविटी है वो जो है उजागर होकर सामने आए, हम उसकी स्किल्स देखें कि वो किस तरफ जा रहा है। आपने साइकोलॉजिकल टेस्ट देखे होंगे कि वो एक जुमला लिखते हैं और छोड़ देते हैं, सही, कि वो फिर वहाँ से जज करते हैं कि जी उसकी सोच किस तरफ है। तो यही चीज़ें हमें इस चीज़ की अपनी इस एजुकेशनल सेक्टर में ज़रूरत है। अब हमारा BS प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है,
BS प्रोग्राम जो है वो आपका बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इंफॉर्मेटिव भी है, क्योंकि वहाँ पे करिकुलम की एज सच बुक्स नहीं है, करिकुलम की वही आउटलाइन है और बच्चे बहुत अच्छे अंदाज में, यानी कि एक ही सब्जेक्ट को, चाहे वो BS एजुकेशन कर रहे हैं, BS IT कर रहे हैं, BS मैथ्स कर रहे हैं, वो एक ही सब्जेक्ट को आगे लेके वो चल रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अलमिया आ जाता है वो ये है कि हमारा BS जो है वो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत महंगा है, बहुत एक्सपेंसिव है। हमारे वो वालिदैन, हमारे वो बच्चियाँ जो कि अफोर्ड नहीं कर सकती, फिर उन्हें अपना या तो तालीमी सिलसिला मुनक़ता करना पड़ता है या फिर वो ADE की डिग्री में आ जाती है, जो आपको पता है BA की डिग्री अब ADE में कन्वर्ट हो गई है, एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन, जिसकी अब वक्त के साथ साथ अहमियत कम होती जा रही है और चंद सालों में ये अपनी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी ये डिग्री। तो एक ज़माना था कि बच्ची ग्रेजुएट कर लेती थी तो कहती थी हाँ जी बच्ची जी ग्रेजुएट हो गई है, एक उसकी एक वैल्यू, एक उसका एक वर्थ होती थी। अब हमने वो भी ख़त्म कर दी। अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि ठीक है करिकुलम आप डिज़ाइन करें, एकेडमिकली आप आगे लेके जाएं, लेकिन आप स्किलफुल करिकुलम जो है वो डिज़ाइन करें ना। वो बच्चा जो BS नहीं कर सकता उसके लिए आप ऐसी चीज़ें उसको ऐसा आप लेके आएँ कि वो अपनी स्किल्स जो हैं, जैसे आपका कारपेंटर है, आपका टेलरिंग है, आपकी सम अदर फील्ड्स हैं आपकी बहुत सी दुनिया में जिसकी हमें ज़रूरत है, जो हमारी लेबर क्लास है, लेबर क्लास को आप क्यों नहीं आप एजुकेटेड करते? आपका जो आपका टेक्नीशियन है, जो आपका मैकेनिक है गाड़ी का, वो आपका क्यों नहीं पढ़ लिख कर आता? आप उसको क्यों नहीं आप बाकायदा उसको डिग्री दें, आप उसको बाकायदा समझाएं, उसको बताएं, ताकि माशरे में आपके फिर क्या होगा, जब पढ़ा लिखा आपका मोटर मैकेनिक होगा, जब पढ़ा लिखा आपका प्लम्बर होगा, जब पढ़ा लिखा आपका टेलर होगा, आपका माशरा खुद ब खुद जो है वो डेवलप होगा। बिल्कुल ऐसे ही, और ये बहुत ज़रूरी है। ज़रूरत को कैसे पूरा कर सकते हैं, सोल्यूशन जब हम डिस्कस करेंगे तो ज़रूर आपसे जानेंगे। नौशीन, अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बात उस्मा ने की कि बच्चे को उसकी क्रिएटिविटी इन्हांस करने के लिए एफर्ट की जाए या फिर उसको मौके दिए जाएँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि एक छोटे बच्चे को भी अगर वो अपनी मर्ज़ी से कोई जुमला बनाना चाह रहा है, अगर वो थोड़ा सा तब्दील करता है और वो जुमला अप्रोप्रिएट है, ठीक है, लेकिन उसको ये इजाज़त नहीं दी जाती कि टीचर ने जो लिखा है, जो सिखाया है, जो कॉपी पे रिटन है, वही वो एग्जाम में देगा तो ही मार्क्स आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। तो फिर बच्चा रिसर्च की जानिब कैसे जाएगा? नहीं, ऐसे अब नहीं है, अब ये चीज़ चेंज हो रही है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि प्राइवेट सेक्टर में अब करिकुलम टोटली डिफरेंट है, ठीक है। सेकेंडली, हम इनकरेज करते हैं इस चीज़ को कि अगर वो अपनी इनोवेशन लेकर आ रहे हैं तो कभी भी ऐसा नहीं होगा आपके ये चीज़ वो बदली जाए। हाँ जी, उनको इनकरेज करते हैं कि आप वही लिखें, व्हाटएवर यू सेड। सेकेंडली, मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, जैसे इन्होंने स्किलफुल की बात की है, तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कुछ अर्से पहले ये जो टर्मिनोलॉजी थी ये बहुत फेमस हो गई थी तमाम स्कूल्स में एंड ऑल दैट। ये जिन साहब का पहले फ़ोन भी आया था कि कैसे हम जब अपने निसाब से निकलते हैं और जॉब्स में आते हैं तो लाइफ कुछ और ही होती है। ऐसे ही तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इज़ एक्चुअली स्किलफुल होने की का एक वो है कि बच्चों को हम एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, एक्सपीरियंस करवाते हैं और फिर उससे वो लर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वो गार्डनिंग भी कर रहे हैं तो हम उसको स्कूल से अगर हम ये चीज़ करवाते हैं तो वो एक्टिविटी उनकी हो रही होती है, वो उनका एक्सपीरियंस हो रहा होता है, एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है और उसी से वो लर्न करके आगे जाते जा रहे हैं। लेकिन नौशीन, अभी भी हमारे सिलेबस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स मौजूद हैं जिनका प्रैक्टिकल से कोई ताल्लुक नहीं है, या प्रैक्टिकल जब हम फील्ड में आते हैं तो बच्चे फिर वही सवाल करते हैं कि फिर वो क्यों पढ़ाया गया था। एग्जैक्टली। लेकिन हमारे करिकुलम को इस तरह डिज़ाइन करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा इंग्लिश में तेज़ नहीं हो सकता, हर बच्चा निसाब में भी तेज़ नहीं हो सकता। कुछ ऐसी स्किल्स उसके साथ उनको डिज़ाइन करनी चाहिए जो कि उनके हर चैप्टर के एंड में उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए या ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जिससे, जैसे कंप्यूटर का हम एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, बेसिकली हमारा एक और मसला भी है कि हमारी जो मदर्स हैं वो पढ़ी लिखी नहीं है। जैसे हमारा जो लोअर तबका है या हमारी जो बाज़ मदर्स हैं वो पढ़ी लिखी नहीं है और वो आके खुद ही कहती है मैं कैसे पढ़ाऊँ, मैं तो ट्यूशन भेजती हूँ। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा, ये भी हमारा एक ड्रॉबैक है, एक अलमिया है जिसकी वजह से बच्चे सफ़र करते हैं। तो बच्चा स्कूल जब जा रहा है तो स्कूल से ही उसके अंदर इतना मवाद होगा कि ट्यूशन पे जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। अब चूंकि वो स्कूल से वो निसाब इस तरह से डिज़ाइन किया जाए कि वो उसी में उनको इतने लेंथी क्वेश्चंस नहीं देने चाहिए और इतना लेंथी सब्जेक्ट नहीं करना चाहिए और साथ में उसके ऐड भी करना चाहिए स्किल, ताकि जो बच्चे नहीं पढ़ सकते हम उनको दूसरी तरफ भी लेके जाएं। सही।
दूसरी तरफ ले जाने के लिए कितनी एफर्ट्स करनी है या उनके अंदर क्रिएटिविटी इन्हांस करने के लिए कितनी एफर्ट करनी है, जाफ़र साहब से जानते हैं। जाफ़र साहब, अभी नौशीन ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि कंप्यूटर नॉलेज बच्चे को अगर देना है तो सिर्फ थ्योरेटिकल हमने नॉलेज नहीं देना, प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग की तरफ भी आना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि ये अभी बड़ी रीसेंट बात है और मुझे बड़ी हैरत हुई ये देख के कि आज का बच्चा भी अगर कंप्यूटर की बुक उसकी उठा के देखें, हम दूसरी या तीसरी जमात की ये बात है, तो उसमें फ्लॉपी डिस्क उसे पढ़ाई जा रही है जो कि ऑब्सोलीट हो चुकी है, जिसका कोई कंसर्न नहीं है। तो फिर हम ऐसा मवाद क्यों बच्चे को सिखा रहे हैं और बता रहे हैं जिसका हकीकत से अब कोई ताल्लुक नहीं रहा? ये देखिए, वही मैंने पहले बात की थी करिकुलम के हवाले से कि अब हमें एक डायनामिक करिकुलम की बात हमें करनी चाहिए, जो कि मतलब ये नहीं है कि जी किताब में आपने 4 चीज़ें लिख दी, उन्हीं को याद कर लिया, वो कर लिया। लर्निंग आउटकम्स की बात है। और जितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी के जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, टेक्नोलॉजी जिस तरीके से चेंज हो रही है, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है कि वो उसमें अपडेट जो 5 साल में होना है वो हर दूसरे साल उसको आप अपडेट करें। ठीक है, जो हमारे जो कॉलर राना साहब ने भी कोरिलेशन की बात की, उसके बाद मैम उज़मा ने भी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस की बात की, नौशीन ने भी उसमें ऐड किया। उसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए ये कहूँगा कि बात जो है वो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस की नहीं है, बात ये है कि अंडरस्टैंडिंग कितनी आप डेवलप कर रहे हैं बच्चे की। ठीक है, और अगर आप वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, ठीक है, तो उस बच्चे को जो है ना वही सारा मवाद जो है और जगहों पे भी अप्लाई करने में आसानी होगी। जब वो जॉब फील्ड पे जाएगा तो ही कैन ईजिली रिलेट टू व्हाट ही हैज़ स्टडीड इन द क्लासरूम। ठीक, अब यहाँ पे जो है ना जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है दैट इज़ टीचर ट्रेनिंग। टीचर ट्रेनिंग जो है वो हमारा एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम फोकस ही नहीं करते। नॉट एवरीबडी कैन बी ए गुड टीचर और ये भी एक स्किल है कि आपने जो आपके पास जो नॉलेज है वो आपने कम्युनिकेट किस तरीके से करना है। ठीक है, बच्चे को वो चीज़ समझानी किस तरीके से है। हमारे जो टीचर्स हैं वो भी अक्सर ऐसे होते हैं कि जो खुद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वो एक से दूसरे सवाल को एंटरटेन ही नहीं करते। सही, या फिर वो कोशिश नहीं करते कि जो पैटर्न चल रहा है, जो मेथोडोलॉजी वो एक मरतबा से फॉलो कर रहे हैं, हर बैच के लिए वही रहेगी। इवन दो हम ये देखते हैं कि टीचर्स ने शायद ये मिजाज बना लिया कि वो इसको प्रेफरेंस देते हैं कि मुझे तो इस आंसर का भी पता है, मुझे तो इस जवाब का भी पता है। अगर मैथ्स की अगर बात की जाए तो शायद बच्चों पे एक इम्प्रेशन जमाने के लिए वो कहते हैं कि मेथोडोलॉजी चेंज नहीं होनी चाहिए, हमने तो सब कुछ याद किया हुआ है, इसको एज इट इज़ हमने इनकलकेट कर देना है। लेकिन वही बात है ना कि जैसा मैंने कहा कि एक टेम्परामेंट चाहिए आपको टीचर बनने के लिए। ठीक है, हर बंदे का वो टेम्परामेंट नहीं है। और उसके साथ आपने अब जो मॉडर्न एक टीचर ट्रेनिंग के भी काफ़ी सारे असूल हैं जिस पे बड़ी सारी रिसर्च हुई है, उनको भी आपने अडॉप्ट करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हमने पहले भी बात की कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। ठीक है, आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, एज अ टीचर भी आपने कोशिश करनी है कि आपका हर दिन जो है वो पिछले से बेहतर हो। और अगर वो आप ऐसे करेंगे तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आपके स्टूडेंट्स पे भी आएगा। बिल्कुल ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट और एक अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना सब्जेक्ट को। ठीक है, आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे जो कि टीचिंग प्रोफेशन से नहीं वाबस्ता, लेकिन जब वो कोई चीज़ समझाना चाहते हैं तो वो हर किसी को समझ आती है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन जो क्लासरूम में कोई टीचर होता है वो अगर सारा दिन भी लगा रहे तो उसकी बात नहीं समझ आती। ठीक है, लेकिन वहाँ पे स्टूडेंट के पास चॉइस नहीं होती। ठीक है, तो आई थिंक टीचर ट्रेनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है। और फिर से मैं एम्फसाइज करूँगा कि जो कोरिलेशन वाला एलिमेंट राना साहब ने पॉइंट आउट किया था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जैसे बार बार आप टीचर्स ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, आप टीचर्स को ट्रेन करने के लिए टीचर्स के मिजाज को भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो तो अपने आप को परफेक्ट कंसीडर करते हैं। मैं सब टीचर्स की बात नहीं करी, मेजॉरिटी केसेस की, कि वो ये कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं है, हमने अप टू डेट होके क्या करना, बच्चों को तो वही सिखाना है जो हमने सीखा है, हम आज ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बच्चों ने भी ये एक्सपीरियंस करना है। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो कि रेज होते हैं एक टीचर के माइंड में। डेफिनेटली ये तो देखिए ह्यूमन पर्सनैलिटी का एक पार्ट होता है कि आपके जहन में मुख्तलिफ ख्यालात आते हैं। ठीक है, लेकिन एक प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक चीज़ होती है और आपने अपने प्रोफेशन को किस तरीके से आगे प्रोग्रेस करवाना है, फिर उसकी जो असेसमेंट है, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अब हमारा एक ये आम तासर ये है कि जी क्लास का रिजल्ट बहुत अच्छा है तो टीचर बहुत अच्छा है। ऐसे ही है। तो क्लास का रिजल्ट किस चीज़ पे बेस करता है कि जी सारी क्लास पास हो गई है या उनमें A+ ग्रेड आ गई, उसमें बच्चों का अपना एफर्ट हो सकता है, लेकिन वो टीचर जो है वो कितना एफर्ट पुट इन कर रहा है, उसमें टीचिंग मेथडोलॉजीज कौन सी यूज़ कर रहा है, केस स्टडीज़ पढ़ा रहा है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, एक्सपेरिमेंट करवा रहा है, या कोई उनके क्लास ट्रिप्स ऐसे अरेंज करवा रहा है, उनको एक्सपोजर दे रहा है, तो ये सारे के सारे एलिमेंट टीचिंग में आ जाते हैं। क्योंकि बेसिक मकसद आपका ये है कि आपने अपना मैसेज जो है
वो इफेक्टिव तरीके से स्टूडेंट को कम्युनिकेट करना है, वो जिस तरह मर्जी से आप करें। तो आई थिंक इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करने की ज़रूरत, बिल्कुल ज़रूरत है। बच्चों को रिसर्च की जानिब कैसे ला सकते हैं, क्योंकि आज का बच्चा रिसर्च करना नहीं चाहता, वो चाहता है जो पकी पकाई खीर उसको मिल रही है वही मिले, उसको वो आगे पहुँचाए, डिग्री ले और बाहर निकल जाए। कि मैं तो जो है ना, क्योंकि यूनिवर्सिटी में टीच करता हूँ, सेमेस्टर बेस्ड सिस्टम होता है, तो मैं ये पहले भी प्रोग्राम में यहाँ पे आके ये बात कह चुका हूँ कि मैंने अक्सर ये चीज़ एज अ सोशल एक्सपेरिमेंट जो है ना क्लासरूम में कंडक्ट की है। ठीक है, देखें अगर टीचर जो है वो एक प्रेसिडेंट सेट करता है, ठीक है, वो 2 हफ्ते में सारी क्लास को समझ आ जाती है कि इस टीचर के साथ हमने चलना है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब वो किस तरह से एक मिसाली किरदार बन सकता है, इसके लिए क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या सजेशंस हैं, अपने तीनों मेहमानों से जानेंगे। एक ब्रेक की जानिब बढ़े, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जी वेलकम बैक। सत सवेरा में आपको कहेंगे खुश आमदीद। तहकीक पर मबनी निसाब की अहमियत और ज़रूरत पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। इसकी अहमियत क्या है वो तो हमने जानी, अब इस ज़रूरत को पूरा कौन करेगा, इसके लिए क्या सोल्यूशंस हैं, क्या सजेशंस हैं, अपने तीनों मेहमानों से जानेंगे कि वो क्या गाइड करेंगे पॉलिसी मेकर्स को, वो क्या कहेंगे वालिदैन को, और टीचर्स इसमें अपना किरदार किस तरह से अदा कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को क्या करना है, इस पर अब हम गुफ्तगू करेंगे। जी उस्मा, जब सोल्यूशंस की बात आती है तो डेफिनेटली पॉलिसी मेकर्स का जिक्र आता है। अब जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको कौन जो है वो जाके अलर्ट करेगा या फिर हिलाएगा या फिर उनको बताएगा कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब जागना ही जागना है, अब आपने इस तरह की पॉलिसीज़ मेंटेन करनी है करिकुलम के हवाले से जो कि रिसर्च बेस्ड हो। बिल्कुल, और उनको ये कहना है कि उठ के अब बस में जहाँ का और ही अंदाज है, उनको जगाना है इस बात के ऊपर कि वो आएँ और आप प्रैक्टिकली देखें कि क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए हमें। इससे पहले मैं आपकी एक बात का जवाब दूंगी। आप लोग बात कर रहे थे टीचर्स ट्रेनिंग के ऊपर, तो मैं वाबस्ता हूँ एक इंस्टीट्यूट से, एक यूनिवर्सिटी से, जहाँ पे मैं टीचर्स ट्रेनिंग करवाती हूँ। तो हुमा आप यकीन करेंगे जो बच्चियाँ मेरे पास आती हैं एज अ टीचर ट्रेनिंग के लिए, वो इतनी एंथुजियास्टिक होती हैं, उनका एनर्जी लेवल इतना हाई होता है कि उनको देख के मेरे अंदर एनर्जी आ रही होती है कि वो इतना, उनका लेवल इतना अच्छा होता है। लेकिन अलमिया हमारे पास क्या है कि जब वो एज अ टीचर बन के किसी इंस्टीट्यूट में जाती हैं तो वहाँ की जो पॉलिसीज़ हैं, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वो उन बच्चियों की उन क्वालिटीज़ के ऊपर, उन चीज़ के ऊपर वो बिल्कुल हावी हो जाता है। उनको वो कहते हैं ना कि अपना आप जो एक दिखाने का है, मनवाने का जो एक है, वो चीज़ उनकी ख़त्म हो जाती है। तो हमें यहाँ पे ज़रूरत है कि हमारा वो यूथ, वो जनरेशन जो एक डिग्री लेने के बाद एज अ टीचर, एज अ उस्ताद इंस्टीट्यूशन में जा रही है, तो वहाँ पे जो लीडर्स बैठे हुए हैं वहाँ पर उन इंस्टीट्यूशंस के, वो उनकी उन क्वालिटीज़ से जो है वो फ़ायदा उठाएं। सही। और इसमें वालिदैन किस तरह से अपने बच्चों को उस प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं, उस ट्रैक पे ला सकते हैं कि उन्होंने रिसर्च करनी है। ऐसा नहीं जो कॉपी पेस्ट का दौर हमारे यहाँ देखने में आ रहा है और बच्चे भी उसको बहुत इजीली ग्रैब कर रहे हैं कि बस ठीक है, हमें जो कहा गया है हमने उसको कॉपी करना है, पेस्ट करना है, आगे कर देना है। तो पेरेंट्स आप ये क्या आप उनको, अच्छा बात अब पेरेंट्स की ये है कि करिकुलम हमने कह दिया, करिकुलम क्या है, जो हमारी किताबें हैं, ऐसा नहीं है। करिकुलम किताबें नहीं है, करिकुलम आपकी ज़िंदगी है। सही। करिकुलम के लिए आपको कैनवस अपना वसी करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जब अपना करिकुलम के लिए कैनवस वसी करोगे, आप हर चीज़ को जब करिकुलम में लेकर आओगे, आपका उठना बैठना, नशिस्त व बर्खास्त, आपका लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, आपकी किताबें, आप किताबों से क्या सीख रहे हो, ये सब करिकुलम का हिस्सा है। और फिर वहाँ पे आप रिसर्च करें, वहाँ पे फिर आपका रिसर्च का जो सर्कल है वो आपका बहुत वाइड हो जाएगा। जो करिकुलम है बेसिकली एक बच्चे के लिए सबसे बड़ी टेंशन, सबसे बड़ा प्रेशर और सबसे बड़ा बर्डन ये है कि एक बच्चा जिसकी इतनी उम्र नहीं लेकिन उसकी किताबों का बोझ इतना ज़्यादा है कि वो उनको देख के घबरा जाता है, तो फिर उनसे सीखेगा कैसे, उनको खोलेगा कैसे। उसकी तो यही कोशिश होगी कि आज एक सब्जेक्ट स्किप हो जाए, आज दूसरा स्किप हो जाए, क्योंकि एक सब्जेक्ट के भी अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि 3-3 किताबें उससे मुंसलिक हैं जो कि एक बच्चे ने पढ़नी पड़नी। अच्छा, ये वेरी करता है फ्रॉम इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन। आप जो आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो आपके आजकल जो रिमार्केबल स्कूल्स हैं, आपको पता है बेहतर तौर पे, वहाँ पर बच्चा अगर स्कूल में जाता है उसका घर आने को दिल नहीं करता। वो इतना अपनी स्टडीज़ में इन्वॉल्व है, वो इतना अपनी टीचर, क्योंकि जो उस्ताद है, जो टीचर है, वो उसको
मतलब गाइड कर रहा है वो उसको मॉनिटर नहीं कर रहा कि आपने इस एंगल में जाना है, वो उसको छोड़ देता है। क्योंकि जो हमारी अब नई जो हमारी एजुकेशनल पॉलिसीज़ हैं, जो नई हमारी एजुकेशनल स्किल्स हैं, वो उनको फॉलो कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो गवर्नमेंट सेक्टर में, बार बार गवर्नमेंट सेक्टर पे इसलिए आती हूँ क्योंकि मेरा ताल्लुक गवर्नमेंट सेक्टर से है, तो गवर्नमेंट सेक्टर में अभी हम वो तमाम चीज़ें इम्प्लीमेंट इस तरह से नहीं कर सकें जिस तरह हमें करनी चाहिए। शायद इसकी वजह ये है कि हमारा गवर्नमेंट सेक्टर बहुत बड़ा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में तो जाहिर है एक बड़ा स्कूल है, उसके 8 ब्रांचेज होंगी, 10 होंगी, 20 हो गई, लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें हर जगह हमारे पास बेतहाशा स्कूल्स हैं। तो ज़रूरत इस अमर की है कि आप हर स्कूल से एक ऐसा, हर कॉलेज से, स्कूल से, इंस्टीट्यूशन से एक बंदे को उठाएं और वहाँ से आप सजेशन लें। आप सजेशन लेते हैं बंद कमरों में बैठ के, वहाँ पर सजेशंस आपको सही नहीं पहुँचती। जो बंदा प्रैक्टिकली वहाँ पे बैठा हुआ है, जो फेस कर रहा है, उसको वहाँ से उठाएं और वहाँ से आप जो है वो सजेशन लें, फिर आपकी जो चीज़ है प्रैक्टिकली वो आपकी सही लाइंस पे जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि हम ये नहीं कहते कि एक ही दिन में तब्दीली आ जाए, लेकिन कतरा कतरा मिलके आती है और हम ग्रेजुअली उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो नौशीन, आपके पास क्या सजेशंस हैं, किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है, तहकीक को किस तरह से प्रमोट किया जा सकता है ताकि जो निसाब भी पढ़ाया जाए वो तहकीक पर मबनी हो? बिल्कुल जी, पहली बात तो ये है कि पहले हम खुद से ही शुरू कर लेते हैं। हम ये क्यों डालें कि ये सिस्टम की ख़राबी है, ये सिस्टम की, जैसे मैम कह रही थी कि पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो हम ही से मतलब को चूज़ करें और फिर वो उनको बताएं। पहले तो ये बताएं क्या चेक एंड बैलेंस है, कि क्या गवर्नमेंट के सेक्टर में क्या ये भी पता है कि पानी वहाँ पे ठीक से आता है कि नहीं आता, क्या ये भी पता है। ये बहुत माइनर सी अगर हम इस चीज़ को लेते हैं तो क्या कोई चेक एंड बैलेंस है, कोई अकाउंटेबिलिटी है उनकी कि वो वहाँ पे फाइंड आउट करें जी क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं और उनके क्या क्या सॉल्यूशंस हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ज़रूरी नहीं है कि हम पूरे सिस्टम को बोलें, हम चेंज अपने से शुरू करते हैं। पहले हम अपने आप से शुरू करें, फिर हम अपने घर से, अपने बच्चों से शुरू करें और फिर इसी तरह जो जिस इदारे से मुंसलिक है। लेकिन निसाब में चेंजिंग लाना या उसको तहकीक पर मबनी बनाना ये तो पॉलिसी मेकर्स का सिर्फ एग्जैक्टली नहीं, मैं ओवरऑल की ही ये बात कर रही हूँ। जैसे अब निसाब में अब आप आ रहे हैं तहकीक की तरफ, तो डेफिनेटली ये उन्हीं का काम है और उनको हम मैसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, या जैसे आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से उन तक ये बात पहुंचाई जा सकती है कि जैसे स्किल्स हैं, तो अगर एक बच्चा किसी और चीज़ में वीक है तो हमारे पास ये ऑप्शंस होने चाहिए कि हमारा एक और डिपार्टमेंट है स्किल्स वाला जिसमें हम बच्चे को डाल सकते हैं। तो ज़रूर ऐसी चीज़ें, निसाब जैसे मैम ने कहा है कि ये पूरी लाइफ पे मुनहसर है, ये सिर्फ स्पेसिफिकली एक चीज़ पे नहीं है। दूसरा, इनकरेज करें बच्चों को, अगर वो इनोवेशंस लाते हैं, अगर वो अपने तौर पे कोई चीज़ लाते हैं तो उनमें ये चीज़ डेवलप करनी चाहिए। टीचर्स जो कि खुद डेडिकेटेड होती हैं अपने काम की तरफ, वो खुद भी इनोवेटिव होती हैं और वो बच्चों को भी उसी तरफ लेकर आती हैं, क्योंकि वो पूरा एक सब्जेक्ट नॉलेज लेके उसको प्लान करके फिर वो उसको इम्प्लीमेंट करती हैं। ऐसे नहीं होता कि वो एक सब्जेक्ट उठाया और बस उसी वक्त रीड किया और नहीं। अब जो टीचर्स आ रही हैं, अब वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ उसको रिसर्च करके उसके बाद वो, तो डेफिनेटली फिर उनका बच्चा भी वैसे ही होगा, क्योंकि जब हम उनको वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे तो वो प्रोडक्ट भी हमारा जो आएगा वो उसी तरह से ही होगा, वो उसी तरह से ट्रेंड होगा जैसे कि टीचर्स उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्योंकि उनको क्वेश्चंस भी वैसे ही दिए जाएंगे कि वो उसके आंसर वहाँ से गूगल सर्च करके और उसको किस तरीके से वो लेकर आते हैं। लेकिन यहाँ पे भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आता है कि फिर पेरेंट्स जो है वो कहते हैं कि हम किस तरह से करें, हमारे पास तो ये रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास ये मसला है। वहाँ पे भी टीचर्स को कहीं ना कहीं बच्चों को थोड़ा बहुत हेल्प आउट करना है। तो जाफर साहब, आपके पास क्या सजेशंस हैं, किस तरह से तहकीक पर मबनी निसाब को प्रमोट किया जा सकता है या ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जा सकती हैं? देखिए, ये एक जो है ना, जो टर्म अब एक यूज़ होती है नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, ठीक है। अब ये एक ओवरऑल वर्ल्ड में रियलाइजेशन है एंड आई सी कि हमारी भी अब गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है और एटलीस्ट कुछ फोकस जो है इस साइड पे है कि हम एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की तरफ जाएं, ठीक है। तो उसका बेसिकली मकसद ये है कि जो आपका एक शुरू से एक रिसर्च बेस्ड करिकुलम होता है, एक स्टूडेंट को एक ख़ास डायरेक्शन में लेके जाया जाता है, वो खुद जो है एक रेवेन्यू जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब आजकल हमारे यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप का बड़ा एक जो है ना रुझान शुरू हुआ है कि जी बिज़नेस करना चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए। वो तभी मुमकिन है जब आपके जो स्टूडेंट्स हैं
ایک تو اوپن مائنڈ کے ساتھ ایک ریسرچ بیسڈ مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ اپنی اسٹڈیز مکمل کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی وہ لیڈرشپ ٹینڈنسیز اور وہ چیزیں بھی ڈیولپ ہوں گی اور پھر رادر دین سیکنگ فار اے جاب، ٹھیک ہے، وہ آٹومیٹکلی اس چیز کے اندر ان کا مائنڈ سیٹ ہوگا اور رجحان ہوگا کہ وہ جا کے جاب کریشن کی طرف جائیں، ٹھیک ہے. تو میرا یہی سجیشن ہے اور آئی تھنک کہ ان چیزوں کے اوپر ہمیں سیریسلی فوکس کرنے کی ضرورت، بالکل کرنے کی ضرورت ہے اور اسی میں کردار ادا کرنا ہے ہمارے والدین نے، ہمارے ٹیچرز نے اور ہماری سوسائٹی میں، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں بہتری آئے گی. جعفر صاحب آپ سے اسٹارٹ لینا چاہوں گی، کوئی میسج اگر ہمارے ویورز کو دینا چاہیں تو؟ میسج میرا یہ ہے جی کہ آئی تھنک یہ ہم ڈسکشن تو اکثر و بیشتر ان چیزوں پہ کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ان ڈسکشن سے کچھ ٹیک اوے لے کے جائیں، ٹھیک ہے. تو آج کی ڈسکشن سے جو آئی تھنک ٹیک اوے لینا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں ریسرچ بیسڈ سسٹمز اور ریسرچ بیسڈ لرننگ کو جو ہے وہ پروموٹ کرنا ہے. بہت خوبصورت بات. جی نوشین، آپ کا کیا پیغام ہے؟ اگر کوئی انوویٹیو ہے اور انیشیٹو لیتا ہے کسی بھی کام کا، چاہے انٹرپرینیورشپ ہے، چاہے یوتھ سے ریلیٹڈ اگر وہ کوئی بزنس کرنا چاہ رہا ہے، تو آلویز انکریج دیم بینگ اے لیڈر، ناٹ لائک دیٹ کہ آپ ان کو ڈسکریج کر کے نہیں تمہیں تو یہ چیز نہیں آتی. بالکل پازیٹیولی موٹیویٹ کریں بچوں کو کہ وہ آگے پیارا میسج. جی عثمان، آپ کا کیا پیغام ہے؟ جی ہما، میرا تو اپنی ینگر جنریشن سے صرف ایک ہی میں ان سے کہوں گی، اقبال کے چند شعر ہیں جو میں ان کو بتاؤں گی. جلدی سے ذرا پڑھ جی بالکل. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. کہاں سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر. ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ سے، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر. کرے سوار اونٹ پر اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ رہبر تلاش کر. بہت خوب، اور یہ بہت خوب پیغام ہے جس کے ذریعے آج کے پروگرام کو ہم کنکلوڈ بھی کریں گے اور آج کے پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا چاہیں گے. اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا اور بتائیے گا جتنے بھی سولوشن، جتنے بھی سجیشنز یہاں پہ ڈسکس ہوئے وہ آپ کے لیے کتنے ہیلپ فل ثابت ہوئے اور کس طرح سے آپ نے اپنے بچوں کے حوالے سے سوچا سمجھا کہ ان کے اندر قائدانہ صلاحیتیں ہم نے نکھارنی ہیں، ابھارنی ہیں. اور ٹیچرز کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی، اس کے حوالے سے بھی ضرور فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.